चलिए कल हम चालू कर चुके थे वन संबंध वाला चैप्टर आपका है ना। चलिए बताइए छत्तीसगढ़ की कुल कितनी क्षेत्रफल है? छत्तीसगढ़ का कुल कितना है क्षेत्रफल? 135 192। उसमें से कितने क्षेत्रफल पर वन है? 59 772। कितना परसेंट है वो टोटल क्षेत्रफल का? कितना परसेंट? 44%। और वन क्षेत्र की दृष्टि से हमारा क्या स्थान है? चौथा। और वन आवरण के अनुसार तीसरा। ये सब पढ़ चुके थे हम लोग कल, है ना। वन मंत्रालय सब पढ़ चुके थे, डाटा वगैरह सब पढ़ चुके थे। ये डाटा हम लोग पढ़ लिए थे, यहां तक पढ़े थे ना लास्ट। चलिए अब प्राकृतिक आधार पर पढ़ना चालू करते हैं। तो वर्गीकरण का आधार याद रखिएगा, है ना। यहाँ से प्राकृतिक आधार पर वनों को बांटा गया है। यहाँ पर तो प्राकृतिक आधार पर किन दो हिस्सों में बांटा जाता है? जब भी आपसे कभी वर्गीकरण पूछे और उसका आधार बोल के प्राकृतिक आधार पर, तब उनको इन्हीं खंडों में आपको बांटना होगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय रोपण या बाह्य वन वृक्ष। क्लियर हो गई बातें? तो प्राकृतिक आधार पर चैंपियन व सेठ के वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार, कौन से वर्गीकरण की प्रणाली के अनुसार? तो चैंपियन और सेठ। कौन? चैंपियन एवं सेठ। इन्होंने क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण दिया था प्राकृतिक आधार पर। क्लियर हो गई बातें? तो चैंपियन और सेठ के वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर 1968 के आधार पर छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों को दो वन समूहों में बांटा गया। कितने वन समूहों में? दो में। कितने में? दो में। वह मुख्य कौन है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। कौन से दो हैं? तो बताइए हमारे यहाँ कौन सा ज्यादा है? शुष्क ज्यादा कि आर्द्र ज्यादा है? शुष्क ज्यादा है। कितना परसेंट? लगभग। तो याद रखना, इसको बोलेंगे 52%, इसको बोलेंगे क्या? इतना आपका 48%। कितना बोलेंगे? 52% 48%। क्या बोलेंगे? 52% 48%। तो लगभग 52% क्या है? शुष्क पर्णपाती। लगभग 48% क्या है? आर्द्र पर्णपाती। तो छत्तीसगढ़ में दोनों में से ज्यादा कौन है? शुष्क आर्द्र में से शुष्क पर्णपाती ज्यादा है। कितना परसेंट है वो? 52%। लगभग 52%। और भैया आपका आर्द्र पर्णपाती लगभग 48%। तो 52 48 जोड़ने से कितना हो गया? लगभग 100%। कितना हो गया? 100%। क्लियर हो गई बात है। इसलिए इसको इन्हीं दो खंडों में मुख्य रूप से तोड़ा गया। इसके बाद अगर अलग से कहीं पूछ ले कि रोपण या बाह्य वन वृक्ष तो कितने परसेंट है? तो 0.46%। कितना? 0.46%। तो इसको अलग से याद रखना है। बाकी मुख्य रूप से प्राकृतिक आधार पर वर्गीकरण किसने दिया है? चैंपियन व सेठ ने। कब दिया है? 1968 में। उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने हिस्से में बांटा गया है? दो में। कौन कौन सा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। दोनों में ज्यादा कौन है? कितना परसेंट है? लगभग 52%। और भैया आर्द्र कितना? लगभग 48%। 52 48 जोड़ने से कितना होता है? 100%। हो गया 100%। उसके अलावा बच्चा कुछ याद बोलेगा रोपण या बाह्य वन वृक्ष कितना है? तो 0.46%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा आवाज हो गया क्या? ठीक है आवाज उधर कि ज्यादा हो रहा है? पादपी संगठन एवं वृक्ष प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इस कैटेगरी में जो बोलिए, एक आप क्या देखें यहाँ पर? प्राकृतिक आधार पर, है ना। अब दूसरा आधार है आपका पादप के संगठन के आधार पर या वृक्ष के प्रजाति के आधार पर। तो प्राकृतिक खंड बोलेगा तब क्या लेंगे? आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। और जब बोलेगा पादप के आधार पर, ये वृक्ष के आधार पर बोलेगा तब क्या लेना है? ये वाला वर्गीकरण लेना है, मिश्रित वन, साल वन, सागौन वन। ये क्लियर होगी बातें। तो इसमें मुख्य रूप से 3 वन ही याद रखने हैं। कौन कौन से? मिश्रित, साल, सागौन। कौन कौन सा? हाँ हम पढ़ेंगे सब, मगर मेन 3 है, मिश्रित वन, साल वन और सागौन वन। क्लियर होगी बातें। लास्ट में थोड़ा सा है कार्य अयोग्य वन, है ना। चलिए देखना चालू करते हैं। तो बताइएगा कितने क्षेत्रफल में भैया आपका मिश्रित वन है? तो बोलेंगे 26,000। कितने में? 26,000। साल वन 24,000। कितने में? 24,000। सागौन वन 5600। बोलो उसको सीधे 5600। कितना? तो भाई 26,000, 24,000 और 5600। तो मिश्रित वन कितना है? साल वन कितना है? सागौन वन कितना है? कार्य अयोग्य कितना है? 3800। हो गया। तो 5600, 26,000, 24,000, 5600, 3800। मिश्रित, साल, सागौन और कार्य अयोग्य। तो 4 कैटेगरी कौन कौन सा है? पहला बोलेंगे क्या है? मिश्रित वन। दूसरा कौन है? साल। तीसरा कौन है? सागौन। चौथा कौन है? कार्य अयोग्य। पहले का कितना क्षेत्रफल है? 26,000। दूसरे का 24,000। तीसरे का 5600। उसके बाद वाले का 3800। क्लियर हो गई बातें? यस। और परसेंटेज में जब हम इसको देखते हैं कितना है? 43, 40, 9, 6.5। क्या बोलेंगे? 43, 40, 9.5, 6.5। 43, 40, 9.5, 6.5 ऐसा बोल दो। क्या बोलेंगे? 43, 40, 9.5, 6.5। कितना?
43, 40, 9.5, 6.5। तो बोलेगा छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रतिशत मिश्रित वन है? तो क्लियर हो गई बातें? कितने परसेंट साल वन है? तो कितने परसेंट सागौन वन है? तो और कितने परसेंट आकार्य अयोग्य भूमि वाला वन है? तो यह 6.5%। तो इन सभी को लगभग जोड़ने से कितना हो जाएगा? 100%। और इनको लगभग जोड़ने से कितना आता है? 59,772। तो आपके क्षेत्रफल का जो आप पढ़े थे, कितना हमारा वन कितना क्षेत्रफल पे था? 59,772 पर। तो 59,772 को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 4। कितने में? 4। किस आधार पर? तो वृक्ष की प्रजाति के आधार पर। किस आधार पर? वृक्ष की प्रजाति या पादप के संगठन के अनुसार बांटा गया है। क्लियर होगी बातें? कितने कितना है? 26,000, 24,000, 5600 और 3800। क्या क्या बोलेंगे? बोलिए। क्लियर होगी बातें? और टोटल जोड़ने से कितना हो जाएगा? 59,772। कितना? 59,772। परसेंट में 43, 40, 9.5, 6.5। 43, 40, 9.5, 6.5। क्लियर होगी बातें? लगभग 100% ये हो गया। इसमें मगर मुख्य याद रखने वाली बात यह है कि इन दोनों को भूलना नहीं है। सबसे ज्यादा इससे रैंकिंग वाले हिस्से से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो कल इसको पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर इसको रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में वन आवरण फॉरेस्ट कवर, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल फॉरेस्ट एरिया। तो ये वन आवरण का लिस्ट है, ये वन क्षेत्रफल का लिस्ट है। कल बताया था दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। बताया था कि आगे पढ़ाएंगे क्या अंतर है दोनों वन क्षेत्रफल वन आवरण में। तो आज जो पढ़ाएंगे उसको पहले इसका डाटा को एग्जैक्ट याद कीजिए। बोले अगर छत्तीसगढ़ में वन आवरण के अनुसार छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है? तो पूरे भारत में छत्तीसगढ़ कितने नंबर पे आता है वन आवरण के अनुसार? वन आवरण को बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। वन मतलब फॉरेस्ट, आवरण मतलब कवर। क्लियर हो गई बातें? तो वन आवरण में छत्तीसगढ़ कितने नंबर पे है? आवरण में, आवरण में, और क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में। क्लियर हो गई बातें? आवरण तीसरा है, तो उससे पहले दो जन कौन है? मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और क्षेत्रफल में चौथा है, तो पहले तीन कौन कौन है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। कौन कौन है? कौन कौन है? हाँ, अब वन आवरण के अंतर देखिए। वन आवरण में कितना क्षेत्रफल हम लेते हैं? तो 55,717। कितना लेते हैं? तो वन आवरण में कितना लेते हैं? और जबकि वन क्षेत्रफल में कितना लेते हैं? हाँ, तो दोनों डाटा याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट ऐसे ही है ना। तो वन आवरण में कितना ले रहे हैं और इसमें, और जबकि हमारे है कितना वन आवरण? 59,772। यस, चलो तो दुनिया 55,717 और 55,816 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। इतना बात डाटा याद हो गया। डाटा याद हो गया, रैंकिंग रैंकिंग। अब परसेंटेज देख लेते हैं। ये कितना परसेंट हुई आपकी वन आवरण? कितना परसेंट है? तो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्रफल पे वन आवरण है? 41, 21। क्या बोलेंगे? 41, 21 हो गया। और कितने भैया आपका वन क्षेत्रफल है? तो 44%। कितने पर? 44, 25 है ना। तो 41, 21, 44, 25। ये डाटा पूरा याद हो गया है ना। चलिए, और रखना ये बताया था कि ये डाटा हल्का अलग क्यों है, क्योंकि ये किसका रिपोर्ट है? केंद्र सरकार का इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में जो आया था। और हर 2 साल में रिपोर्ट आता है। क्लियर हो गई बातें? हर 2 साल ही है ना। हाँ, हर 2 साल ही है ना सर इसका। हाँ, 2 साल में इसका रिपोर्ट आता है। उत्तराखंड में इसका भैया वो है हेड ऑफिस है, तो वहीं से हर 2 साल में डाटा निकालते हैं। इसलिए इसका डाटा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, इसलिए हमारे वाला डाटा से हल्का अलग रहता है। हमारे यहाँ कितना वन क्षेत्र? 59,772। भारतीय सरकार के अनुसार कितना है हमारा वन क्षेत्रफल? 59,816 है ना। थोड़ा बढ़ा हुआ ही मिलता है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और लोगों को आने देते हैं, फिर समझाने को वन आवरण वन क्षेत्रफल है ना, तो बार बार समझाना पड़ेगा, फिर तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो कितने भैया बताइए छत्तीसगढ़ के जितने भी वन हैं उसमें कितने वन शुष्क पर्णपाती वन है? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 100% वन है ना। उन 100% वन में कितने हैं शुष्क पर्णपाती? तो 52% बोलेंगे, लगभग 52%, लगभग 52%। और कितने में आर्द्र पर्णपाती? तो लगभग 48%। 100% करना है कंप्लीट ना। तो 2 कैटेगरी में नहीं याद रखो, क्या क्या है? 52% और 48%। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी वन हैं अगर उसको हम प्राकृतिक आधार पर बांटे तो 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। चैंपियन सेट का वर्गीकरण के अनुसार 1968 से। तो इसमें 2 वर्गीकरण कौन कौन है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। छत्तीसगढ़ में ज्यादा कौन है? शुष्क। कितना परसेंट है? 52। आर्द्र कितना है? 48। चलिए ध्यान रखना। और रोपड़ बाह्य बोल देगा तो कभी लेंगे क्या? 0.46। ये हो गया। वृक्ष प्रजाति वाला भी हो गया। सबसे ज्यादा कौन सा वन है? तो मिश्रित, फिर साल, फिर सागौन, फिर कार्य अयोग्य।
तो समझ ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, बताइए छत्तीसगढ़ में कौन से वन ज्यादा है? ऑप्शन देगा मिश्रित वन, साल वन, सागौन वन, कार्य योग्य वन। तो कौन हो जाएगा इसमें से? मिश्रित वन। परसेंट में कौन ज्यादा है? मिश्रित वन। फिर कौन है? साल वन। फिर कौन है? सागौन वन। फिर कौन है? कार्य योग। तो वर्गीकरण बोलना पूरा पूरा, इसको ऊपर से नीचे बोले। इसमें दोनों कौन ऊपर पहले, फिर कौन है? हाँ, इस वर्गीकरण में इसमें कौन कौन सबसे ज्यादा? मिश्रित, साल, सागौन, कार्य अयोग्य। क्या बोलोगे? मिश्रित, साल, सागौन, कार्य अयोग्य। यस, याद रखना। अब चलते हैं अगला वर्गीकरण पे। तो छत्तीसगढ़ के वनों को तीन बार क्लासिफाई किया जाता है ना। एक आप देखिए प्राकृतिक आधार पर, एक आप देखिए प्रजाति के आधार पर। अब तीसरा वर्गीकरण आप पढ़ रहे बेटा प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर, जो सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है अपने अनुसार। क्लियर हो गई बातें? तो इसके प्रशासनिक आधार पर बांटा जाता है। तो पूरे वन क्षेत्रफल को बांट देते हैं आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वन में। किसमें किसमें बांटते हैं? आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वन। तो छत्तीसगढ़ में वनों को कितने वर्गीकरण में बांटा गया है ना? कितने में? 3 में। पहला कौन था? प्राकृतिक आधार पर। प्राकृतिक आधार पर कौन सा 2 था? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। दूसरा आधार क्या था? वृक्ष की प्रजाति के आधार पर, मिश्रित वन, साल वन, सागौन वन। तीसरा क्या है? प्रशासनिक आधार पर। इसमें कितना है? इसमें भी 3 कैटेगरी है। क्या क्या है? आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। क्लियर होगी बातें? आरक्षित का मतलब ही क्या है? रिजर्व्ड। क्या है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट मतलब जिसको सरकार ने रिजर्व कर दिया है कि जमीन का इतना टुकड़ा, इतना जो टुकड़ा है जमीन का, ये आरक्षित वन है। भले उसमें पेड़ ना हो तब भी ये जो क्षेत्र है ये पूरा वन के क्षेत्र में आता है। तो जो भी नियम चलेगा वन का क्षेत्र चलेगा, वन का हर नियम कानून काम करेगा। तो ऐसा कोई भी जमीन का टुकड़ा जिसको सरकार आरक्षित करके रखी हुई है, रिजर्व करके रखी हुई है, किसके नाम से? वन के नाम से। सारा क्षेत्रफल किसमें आता है? आरक्षित वन में। मगर कोई और उसके बाहर कोई ऐसा क्षेत्र जो वन से जुड़ा हुआ है मगर लगातार वन से क्रमागत रूप से आगे बढ़ते जाएगा मगर उस संरक्षित क्षेत्र में, मतलब थोड़ा सा ढील देगी सरकार। क्लियर हो गई बातें? थोड़ा सा ढील देगी वहां के लोकल स्थानीय लोगों को, तो संरक्षित वर्ग। और अवर्गीकृत वन कौन? जिसका कोई वर्गीकरण नहीं है, बाहर का हल्का हल्का अंतिम तरफ का वन। क्लियर हो गई बातें? इसका मतलब समझिए कैसे, आइए ऐसे कम यार कि भैया सबसे अंदर जो वन है ये कौन सा वन हो जाएगा? आरक्षित वन। कौन हो जाएगा? आरक्षित वन। क्या हो जाएगा? बोलो। आरक्षित वन। इसमें सरकार किसी को कोई हस्तक्षेप करने नहीं देती। यहाँ पूरा नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। इसके बाद भैया इसके बाहर, इसी वन से बाहर से लेंगे तो ये कौन सा हिस्सा आ जाएगा? संरक्षित वन। कौन सा आ जाएगा? संरक्षित वन। कौन आ जाएगा? संरक्षित वन। संरक्षित वन मतलब यहाँ पे भैया जो स्थानीय गांवों के लोग होंगे, उनके घर वर होंगे, स्थानीय जो अपनी जनजातियां होंगी, उनको यहाँ पर अपने भैया विचरण उचरण करने का, लकड़ी उकड़ी, वन मूल कंदमूल संग्रहण करने का परमिशन है। इसमें किसी को कोई संग्रहण का आदेश नहीं, इसमें हल्का फुल्का परमिशन। और इसके बाहर जो होता है इसमें क्या है आपका लास्ट में? अवर्गीकृत वन। कौन सा? अवर्गीकृत वन। कौन सा वन? अवर्गीकृत वन। क्लियर हो गई बातें? जिसमें ये आपका वन लगातार तो खत्म होगा नहीं, धीरे धीरे उसकी सघनता कम होगी, इसलिए भाई लास्ट में कौन आएगा? अवर्गीकृत। तो कितने आधार बांटा जाता है प्रशासन के अनुसार? आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। कितने कितने? अब बताइए कि मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं टाइगर फॉरेस्ट बना रहा हूँ, टाइगर फॉरेस्ट बना रहा हूँ, टाइगर रिजर्व बना रहा हूँ, नेशनल पार्क बना रहा हूँ। तो नेशनल पार्क में पूरा कंट्रोल किसका रहता है? तो भाई नेशनल पार्क अगर पूरा कंट्रोल सरकार का रहता है तो आरक्षित वन में आएगा कि आपका संरक्षित वन में आएगा कि अवर्गीकृत में आएगा? आरक्षित में आएगा ना। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो सिंपल सी बात है, आप कभी बना लेंगे कि जितना भी नेशनल पार्क है, जितना भी अभ्यारण्य है, जितना भी टाइगर रिजर्व, जो भी गवर्नमेंट जिसको आरक्षित करके रखे तो कहाँ डालेगा? उसको अपने आरक्षित क्षेत्र में डालेगा। क्लियर हो गई बातें? इस बात को बार बार पूछता है, ध्यान रखना। जितने राष्ट्रीय पार्क वगैरह सब। अब आते हैं इसके ऊपर। तो आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। क्लियर हो गई बातें? 59,772 जो क्षेत्रफल था उसको ही इन 3 कैटेगरी में बांटा गया है ना। इसमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको? आरक्षित वन। सेकंड नंबर पर संरक्षित वन, जिसका संरक्षण बस करेगा। ये तो आरक्षण बने, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकता, यहाँ को आप घास भी नहीं तोड़ सकते। संरक्षित वन जिसका संरक्षण का जिम्मेदारी सरकार का है। और लास्ट में कौन है? अवर्गीकृत वन, जहां से लोग भैया अपना लकड़ी उकड़ी बीन बंटवारा कर सकते हैं, पशु चला सकते हैं हल्का फुल्का। तो सबसे ज्यादा वन कौन सा है? आरक्षित। कौन सा क्षेत्रफल आता है? आरक्षित वन। फिर कौन किस में आता है? संरक्षित वन क्षेत्रफल। तीसरे में किस में आता है? हाँ, तो सबसे ज्यादा कौन है? आरक्षित। सेकंड नंबर पर संरक्षित, थर्ड नंबर पर। हाँ, तो बताइए अब 3 वर्गीकरण आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। सबसे पहला वर्गीकरण क्या था भैया? प्राकृतिक आधार पर। कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 2। पहला क्या है? एक शुष्क और एक आर्द्र पर्णपाती। शुष्क कितना परसेंट? लगभग 52% है ना, 51 कुछ। और लगभग आर्द्र पर्णपाती
48%, लगभग 47 कुछ कुछ। क्लियर हो गई बात। उसका नीचे एक थोड़ा था 0.46 वाला अवर्गीकृत वाला, हो गया है। फिर चलते हैं, अगला वर्गीकरण कौन सा था? प्रजातीय वर्गीकरण। इसमें कितने कैटेगरी बांटे थे? हाँ, कौन कौन सा था? हो गया। कौन कौन सा? मिश्रित, साल, सागौन और, हाँ, मिश्रित कितना कितना था? 26,000। उसका कितना था? उसका कितना था? इसका कितना था? 3800। परसेंट बोलेंगे, इसका कितना था? कितना परसेंट? 43। इसका 40। इसका 16.5 और 9.5, है ना? 9.5 और 6.5, है ना? 9.5 और 6.5। क्लियर होगी बातें। तीसरा कैटेगरी कौन सा आ गया आपके सामने अब? प्रशासनिक। प्रशासनिक में कितने कैटेगरी में बांटा है? 3। कौन कौन सा? आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित कितना क्षेत्रफल है? 25,000। संरक्षित कितना है? 24,000। अवर्गीकृत कितना है? 9,000। क्लियर हो गई बातें। चलो, तो 25,000, 24,000, 9,000, 9,999 है वो। 43, 40, 16.5। तो याद रखना, वहां पे क्या था? 43, 40, 9.5, 6.5। यहाँ क्या है? 43, 40, 16.5। क्या क्या है? 43, 40, 16.5। देखो उसमें 43 था सबसे ज्यादा वाले का, मिश्रित वन का। साल वन का 40 था, तो यहाँ भी सेम वैसे 43, 40 लगभग लगभग, है ना? बस इसमें अंतर कहाँ पे आ रहा है? हाँ, तो वहाँ 43, 40, 9.5, 6.5 था, और यहाँ क्या है? 43, 40, 16.5। क्या है? 16.5। क्लियर हो गई बातें, याद रखना। और सबसे सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पर है? तो दंतेवाड़ा में। सबसे कम आरक्षित वन कहाँ पर है? कोरबा में। सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ है? सरगुजा में। सबसे कम संरक्षित वन कहाँ है? जांजगीर चांपा। सबसे भैया ज्यादा आपका अवर्गीकृत वन कहाँ पे है? सबसे कम अवर्गीकृत वन, तो इसको अच्छे से देखिए एक बार। आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ है? दंतेवाड़ा, कोरबा। इसको एक साथ बोलेंगे, ज्यादा और कम वाला क्या बोलेंगे? दंतेवाड़ा, कोरबा। क्या है? दंतेवाड़ा, कोरबा। क्या है? दंतेवाड़ा। तो मैं दिमाग बैठाओ कि आरक्षित वन बोलेगा तो नीचे दंतेवाड़ा पकड़ना है और वहां सीधा ऐसा कोरबा में जाना है। क्लियर हो गई बातें? कहाँ कहाँ? दंतेवाड़ा और कोरबा। आरक्षित वन का काम खत्म। फिर दूसरा पकड़िए, कौन दूसरा? सरगुजा, जांजगीर चांपा। देखिए अब नीचे से ऊपर गए थे, अब ऊपर से नीचे आइए। सरगुजा से जांजगीर चांपा, तो भाई दंतेवाड़ा से कोरबा और सरगुजा से जांजगीर चांपा। ये भी हो गया संरक्षित का। अवर्गीकृत का क्या है? दंतेवाड़ा और धमतरी। फिर आप नीचे जाएंगे, दंतेवाड़ा और धमतरी। क्लियर हो गई इस बात? चलो, अभी पर इन तीनों के वर्गीकरण को दिखा रहा हूँ, पूरा डाटा देखना, फिर एक बार आंख बंद करके फटाफट बोलना। इसको देख लिए हैं, 25,000, 24,000, है ना? 9900। ठीक है, इसको 9900 ही बोलना, ध्यान रहेगा। 43, 40, 16.5। दंतेवाड़ा, कोरबा, सरगुजा, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, धमतरी। 59,772, 100%। फिर से दिए वाला देख लेना। मिश्रित, साल, सागौन और कार्य अयोग्य। 26, 24, 5600, 3800 हो गया। 26, 24, 5600, 3800। 43, 40, 9.5, 6.5। क्लियर हो गई बातें? वैसे याद रखना है। 59,772, 100%। फिर आ जाएगा यहाँ पर आर्द्र शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती उष्णकटिबंधीय 52% लगभग, 48% लगभग। तो 52, 48, 100 हो गया। सबको 100% बना रहे। 3 वर्गीकरण हो गया। चलिए, और इसको भी देख लीजिए। इस पूरे चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे पूरा। वही बोलेगा वन आवरण बोलेगा तो क्या लेना है? 55,717। वन क्षेत्र बोलेगा तो 59,816। क्या लेना है? 59,816। 55,717, 59,816। उसमें कितना है नंबर पे आते हैं हम लोग? कितने नंबर पे? वन आवरण में और वन क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल 4, इसलिए इसमें हम कितने आते हैं? चौथा। याद रहेगा ना? बस आवरण को तीसरा याद रख लेना, ठीक? तो इसको याद रखना, क्षेत्रफल कितने आते हैं? चौथे पे। वहां हमसे पहले दो कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ कौन कौन है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। क्लियर हो गई बात है? रैंकिंग में याद हो गया। चलो, फिर इसको देख लेते हैं। ये हमारा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ कुल कितना वन क्षेत्र है? 59,772। हमारे वन क्षेत्र यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वन क्षेत्र कितना दिखा रहा है? 59,816। मगर किसके अनुसार है? केंद्र सरकार के अनुसार, है ना? हमारे छत्तीसगढ़ के अनुसार कितने हमारा वन क्षेत्र? तो 59,717। और केंद्र सरकार के अनुसार 59,816। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दो डाटा कैसे हैं। अंतर समझा दिया। ये हमारे स्टेट के अनुसार है, ये केंद्र के अनुसार है ना? चलिए, इसमें कितना परसेंट है हमारे पास वन क्षेत्र? तो 44%। कितना? 44%। वन क्षेत्र की दृष्टि से हम कितने पे हैं? चौथे पे। वन आपके उसकी दृष्टि से तीसरे पे। आओ, वन आवरण तीसरे पे। वन मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार देश के कुल वन का कितना परसेंट हमारे पास है? कितना परसेंट है? 12.26। तो 12.26 याद रखना है। तो देश के कुल वन का हमारे छत्तीसगढ़ में कितना वन है? 12.26%। क्लियर हो गई बातें? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत कहां पर है हमारे छत्तीसगढ़ में? नारायणपुर जिला में। और न्यूनतम वाला कहां पर है? दुर्ग बेमेतरा जिला में। तो भाई नारायणपुर और दुर्ग बेमेतरा हो गई इतना बात। चलो, अब पूरा डाटा एक बार देखिए, एक नजर देखिए फटाफट। याद रखना, वन क्षेत्र में चौथा है, वन आवरण में तीसरा है। 59,772, 4421,
1226, नारायणपुर दुर्ग बेमेतरा 55,717, 59,816, 41% उसमें आते हैं, 41, 21, 44, 25। क्लियर हो गई बातें? सब कल से पढ़ा चुके हैं, 2-2 3 बार रिवीजन हो गया है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, ये तो पता ही है आप लोगों को। चैंपियन और सेठ के अनुसार ये वर्गीकरण है प्राकृतिक वाला। चैंपियन और सेठ के अनुसार 1968 से 52% और 40%, और इसको बोलेगा रोपड़ ये बाह्य वन वृक्ष तो 0.46। मिश्रित वन, साल वन, सागौन वन और कार्य अयोग्य वन 26, 24, 5600 और 3800, 43, 40, 9.5, 6.5। फिर आ जाएंगे प्रशासनिक आधार पर आरक्षित संरक्षित अवर्गीकृत 25, 24, 9.5 हो गया, 9900, 43, 40, 16.5। यहाँ पे क्या है, दंतेवाड़ा कोरबा, सरगुजा जाएंगी चापा और दंतेवाड़ा धमतरी हो गया। क्लियर? पूछे अब? चलो देखना किसी को देखना तो बोला हाथ उठाओ कि दिखा दो सर एक बार। चलो एक बार शुरू से देख लो, ठीक है, इसलिए शुरू से आना चाहिए, पढ़ा दिए हैं। चलिए एक बार देखिए, हो गया, ये दोनों देख लिए। अब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए। आईएसएफआर जब एग्जाम बोलेगा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण कितना है, तब ये वाले कैटेगरी का आंसर लेना है ना। हो गया, ये लोग प्राकृतिक आधार पर देख लीजिए, किसने दिए थे प्राकृतिक वर्गीकरण? चैंपियन सेठ ने दिया था, 1968 में दिया था, 2 वर्गीकरण दिया था, 52% और 40%, 0.46 रोपड़ वाला। फिर पादपी संगठन वृक्ष प्रजाति वाला देख लीजिए, मिश्रित साल सागौन कार्य अयोग्य 26, 24, 5600, 3800, 43, 40, 9.5, 6.5। लास्ट में प्रशासनिक आधार पर आरक्षित संरक्षित अवर्गीकृत 25, 24, 9900, 43, 40, 16.5। और जगह याद है, दंतेवाड़ा से सरगुजा से और दंतेवाड़ा से धमतरी। चलिए अब आँख बंद कर लीजिए भैया, बढ़िया से आओ, आँख बंद कर लीजिए। जो भूलेंगे दिक्कत की बात नहीं है, उसको आँख खोल के उस जगह पे टिक कर लेना अपने कॉपी में कि हमें ये चीज़ को याद नहीं, उस पर ध्यान देना है। बाकी जो याद होगा उसको ध्यान से बोलिए, और जो भूल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए कि बाकी क्या आंसर दे रहे हैं, ताकि आपको उसी समय याद हो जाए। चलिए बताना चालू करेंगे, आप लोग आँख बंद रखेंगे, मैं वन में पूछ लेता हूँ वैसे पूरा ऊपर से नीचे तक, ताकि आपको याद रहे अच्छे से। आइए, और जो ऑनलाइन देखते हैं भाई, उन लोग भी, आप लोग भी यूट्यूब में बताया, कमेंट करके बताया कीजिए ना, ताकि आपका भी रीजन होता चले। ठीक, तो अगर ऊपर का कुछ थ्योरी लाइन उसको सुनते रहिएगा ध्यान से। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल से ही वन संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य रहा है। प्रदेश के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, अतः राज्य मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु वर्ग में शामिल है, और यही कारण है कि प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ज्यादा पाए जाते हैं। जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। हम दक्कन जैव क्षेत्र में आते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु में हमारे यहाँ पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा हमारे सरगुजा से गुजरती है। प्रधान जलवायु के प्रभाव स्वरूप राज्य के वनों को प्राकृतिक आधार पर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। राज्य के जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र का योगदान 3.19% है 2022-23 में। कितना परसेंट है? 3.19। तो हमारे राज्य के जीएसडीपी में, है ना, जीएसडीपी में कितना है हमारा भैया? तो हाँ, ग्रॉस है, हाँ 3.19% है। अब चलते हैं, पूछना चालू करते हैं। चलिए आंख बंद कर लीजिए, अब पूरा ध्यान से बताइए, छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र कितना है? प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है ये?
44%। वन क्षेत्र की दृष्टि से प्रदेश का स्थान कितना है? वन क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्रफल भूल गए, क्षेत्रफल कितना है? और वन आवरण के अनुसार, वन आवरण के अनुसार, वन क्षेत्र के अनुसार, वन आवरण के अनुसार, इसी में गड़बड़ी होगी इसलिए भी बैठा लो। क्षेत्रफल 4 वर्ण है तो चौथा आएगा, वन आवरण में तीसरा आएगा। चलिए, वन मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन छत्तीसगढ़ में है? 12-26 है ना, 12-26। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एवं प्रतिशत कौन से जिले में है? नारायणपुर जिला में। न्यूनतम वन क्षेत्रफल एवं प्रतिशत कौन से जिले में है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार हम लोग डाटा आंकड़ा पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके अनुसार आप बताइएगा, छत्तीसगढ़ में वन आवरण अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वन आवरण पर ध्यान लियाइएगा। कुल वन आवरण फॉरेस्ट कवर कितना हजार वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है? हाँ, कितना है? कितना परसेंट है वो? 41-21। कितना है? 41-21। कितने नंबर पर वन आवरण में हम? तो पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? हाँ, एक बार इसको डाटा फिर से बोलना। कुल वन आवरण में कितना क्षेत्रफल है हमारे यहाँ? कितना परसेंट? कितना परसेंट? कितने नंबर पे हम हैं वन आवरण में? पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन? वेरी गुड। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल यानी कि फॉरेस्ट एरिया के अनुसार हम कितने नंबर पे आते हैं? कितने नंबर पे आते हैं? चौथे पे। क्षेत्रफल कितना है? हाँ, 59,816। कितना परसेंट? 44-25। कितना? इसका है 44-25, ऊपर का है 41-21, इसका है 59,816, उसका है 55,717। ठीक है, तो हम कितने नंबर पाते हैं वन आपके इसमें वन क्षेत्रफल में? चौथे। पहले पे कौन आता है? दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब प्राकृतिक आधार पर वनों का वर्गीकरण देखते हैं। तो प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया था? चैंपियन एवं सेठ ने, चैंपियन एवं सेठ ने। कब दिया था? कब दिया था? वेरी गुड। उसके आधार पर कितने कैटेगरी बांटे हैं? 2। पहला कौन है? कितना परसेंट है शुष्क पर्णपाती? हाँ, लगभग 52%। और कितना परसेंट है? दूसरा नंबर कौन है? आर्द्र पर्णपाती कितना परसेंट? हाँ, और रोपण और बाह्य वन वृक्ष? वेरी गुड, 0.46%। अब चलते हैं, पादपी संगठन या वृक्ष के प्रजाति के आधार पर वनों को वर्गीकरण किया जाता है। तो वृक्ष प्रजाति के अनुसार कितने कैटेगरी में बांटा गया है? कौन कौन है? पहला कौन है? मिश्रित। दूसरा कौन है? साल। तीसरा कौन है? सागौन। चौथा कौन है? कार्य अयोग्य। क्या है? कार्य अयोग्य। बताइए, मिश्रित वन कितना हजार स्क्वायर किलोमीटर पे है? 26,000। साल वन 24,000। सागौन वन 5600। कार्य योग्य? वेरी गुड। परसेंटेज चलेंगे, मिश्रित वन 43%, साल वन 40%, सागौन वन 9.5, कार्य योग्य। तो परसेंटेज बोलेंगे, पहला परसेंट 43, फिर 40, फिर 9.5, फिर 6.5। कैटेगरी बोलिए, मिश्रित वन कितना परसेंट? साल वन कितना परसेंट? आपका सागौन वन। और आपका कार्य योग्य। ध्यान रखना कि साल सागौन में कंफ्यूज होगी। साल सेकंड में आता था कि सागौन, तो याद रखना जो साल है वो साल 2 ही वर्ण है, इसलिए दूसरे नंबर पे साल आएगा। सागौन 3 है, इसलिए तीसरे नंबर पे आता है। मिश्रित सबसे ज्यादा, साल दूसरे पे, सागौन तीसरे पे। क्लियर हो गई बातें? भूलना मत, इस दोनों में कंफ्यूजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कैटेगरी है हमारा प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर छत्तीसगढ़ के वनों कितने कैटेगरी में बांटा गया है? पहला कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? अवर्गीकृत। क्लियर हो गई बातें? क्षेत्रफल बोलिए, आरक्षित का कितना क्षेत्रफल है? कितना क्षेत्रफल है? संरक्षित का और अवर्गीकृत का है ना 9900। तो 25,782, 24,036, 9900। यस बोलिए, 25,000, 24,000, 9900। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
हाँ परसेंटेज चलेंगे, परसेंट की आरक्षित का परसेंट कितना है 43%, संरक्षित का 40% और भैया अवर्गित का 16.5, कितना है 16.5। अब चलेंगे आरक्षित सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, दंतेवाड़ा। कहां पर है, दंतेवाड़ा। सबसे कम कहां पे है, कोरबा। संरक्षित सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम। अवर्गित की सबसे ज्यादा, सबसे कम। वेरी गुड भैया, एक बार आंख खोलो और जोरदार ताली बजा लो अपने लिए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हो, जोरदार ताली बजा लो खुद के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो ठीक है, इतना सारा डाटा हो गया। अभी ऊपर से राउंड राउंड फिगर में याद करवाया हूँ, घर जगह एग्जैक्ट डाटा पढ़ लेना। वो एग्जैक्ट डाटा पढ़ने में टेंशन नहीं है, बहुत आसान डाटा है। जैसे हम कैसे पढ़ता था 25 782 24 0 36 9954, है ना, 99 54, इस तरीके से डाटा को पढ़ लेना। ठीक, बाकी नहीं भी याद होगा तो 25,000 24,000 99 से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं वन उपज के ऊपर। हम आ जाते हैं वन उपज में हम पढ़ने वाले हैं भैया आज मुख्य वन उपज। कौन सा वन उपज, मुख्य वन उपज। तो पहला होता है मुख्य वन उपज और दूसरा क्या होता है लघु या गौड़ वन उपज। तो वन उपज के वन से प्राप्त होने वाली उपज को कितने कैटेगरी में बांटा गया, मुख्य रूप से 2 कैटेगरी। पहला क्या है मुख्य वन उपज, दूसरा क्या है लघु या गौड़ वन उपज। दूसरा क्या है लघु या गौड़ वन उपज। पहला क्या है मुख्य वन उपज, दूसरा कौन है, हाँ आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई मुख्य नाम ही दे दिया है, तो मुख्य मतलब जिससे भाई बहुत ज्यादा पैसा मिलता हो, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत हो, कौन हो जाएगा वो मुख्य वन उपज। ठीक है, इसलिए देखो सारी महंगी चीजें, साल की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, खैर, साजा, शीशम, बीजा, सब महंगी महंगी चीजें हैं, सब किस में आ जाएंगी मुख्य वन उपज में। और जितनी नॉर्मल चीजें हैं जो आप भैया डेली अपने आसपास देखते हैं, सब किस में आ जाएंगी लघु या गौड़ वन उपज में आ जाएंगी। क्लियर हो गई बातें, जैसे भाई फल, बीज, पत्ते, छाल, जड़, फूल, ये सब चीजें, है ना। आओ अब पढ़ना चालू करते हैं। मुख्य वनोपज में मुख्यतः काष्ठ उत्पादन, किस लिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या भैया, काष्ठ उत्पादन, मतलब लकड़ी की प्राप्ति वाली चीजों को मुख्य कर रखा जाता है। ऐसे पेड़ों को रखा जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हमारा लकड़ी की प्राप्ति हो सके। इसलिए देखिए सारे पेड़ लकड़ी देने वाले हैं। साल का पेड़ फेमस है, सागौन का पेड़ फेमस है, खैर तो भैया उसके कत्था उत्था मिलता है इसलिए फेमस है, साजा, शीशम, बीज, सब लकड़ी वाले हैं, फर्नीचर वाले हैं, है ना, अलग अलग इमारती लकड़ी हैं। तो सब इमारती लकड़ियां हैं, इसलिए भैया इनका किसमें मुख्य रूप से मुख्य अनुमति किसको रखा जाता है, मुख्य काष्ठ उत्पादन को किसको रखा जाता है, हाँ, और जलाऊ लकड़ी को रखा जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर घोषित इमारती लकड़ी होती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जिनमें कौन होती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनको इमारती लकड़ी घोषित कर चुका है उन लकड़ियों को इसमें रखा जाता है। क्लियर हो गई बातें, उन पेड़ों को। इस सूची में प्रदेश की कितनी है, तो 6 मुख्य प्रजाति के वृक्षों को शामिल किया गया। कितने, 6 प्रजाति। तो और भी पेड़ों के बहुत सारे, पर लिया कितने को है 6। तो छत्तीसगढ़ कितनों को लिया मुख्य वनोपज में, 6 को। कितने को 6। तो छत्तीसगढ़ के 6 से 6 मुख्य वनोपज। क्लियर हो गई बातें। पहला कौन है साल, दूसरा सागौन, साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। क्या बोलेंगे, साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। क्या बोलेंगे, साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम, खैर, है ना। ये उल्टा बोलो, साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम, खैर। क्लियर हो गई बात, बोलो एक बार, साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम, खैर। हो गई ये बात। चलिए तो 6 याद रखिएगा। अब इन 6 का क्योंकि 6 ही मुख्य वनोपज है तो इन सबका वैज्ञानिक नाम पूछता है। इसमें से हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है, कौन है, साल। तो साल वन जिसे हम सरई वन भी कहते हैं, उसका क्या है वैज्ञानिक नाम, सोरिया रोबुस्टा। क्या, सोरिया रोबुस्टा, क्या रोबुस्टा, क्या सोरिया रोबुस्टा। इसलिए सबका वैज्ञानिक नाम पूछता है। अभी तक फिलहाल कर इसका पूछा है एक बार और इसका पूछा है एक बार। क्लियर हो गई बातें, क्योंकि दोनों का बहुत ज्यादा वैल्यू, सागौन की लकड़ी का बहुत वैल्यू है। सोरिया इस साल का पूछा है क्योंकि हमारी ये राजकीय वृक्ष है, और सागौन को पूछे क्योंकि बहुत कीमती होती है। तो इन सब के ऊपर पढ़ लीजिए, दिमाग में रहेगा। साल वन का भाई वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबुस्टा। क्या है साल का, सागौन का क्या है, टेक्टोना ग्रांडिस। क्या है, सागौन का क्या है, खैर क्या है, एसेसिया कैच्यू। क्या है, हाँ क्या है खैर का, एसेसिया कैच्यू। क्या है, साजा का क्या है बताइए, टर्मिनेलिया टोमेंट। क्या है, शीशम का है डालबर्जिया। क्या है, शीशम का क्या है, चलो बीजा का आपको छोड़, तो बीजा का क्या पढ़ के बताओ, हाँ क्या क्या, हाँ बोलो बोलो, टैरो, हाँ सीपी वहां साइलेंट है।
टेरोकार्पस मार्सुपियम। क्या है? टेरोकार्पस मार्सुपियम। क्या है? टेरोकार्पस मार्सुपियम। तो याद रख लेना भैया, ये खतरनाक वाला नाम किसका था? बीजा का। बस इतना ही याद रखना एग्जाम में, है ना। जिसको इंग्लिश ना समझ पाए, लगे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो भाई किसका रहेगा वो? बीजा का, टेरोकार्पस मार्सुपियम। शीशम का क्या है? डालबर्जिया। शीशम का क्या है? तो याद रखना, शीशम का डाल, किसका डाल याद रखना है? शीशम का डाल। क्या? शीशम का डाल। डाल डंगाल होता है पेड़ में, तो कौन से पेड़ का डाल? शीशम का डाल। तो शीशम का डाल खत्म, खतरनाक वाला खत्म। साल का भैया सोरियो रोबस्टा खत्म, 3 खत्म हो गए 6 में। अब बाकी 3 को याद करेंगे। सागौन का क्या है? टेक्टोना ग्रांडिस। क्या है? तो कौन सी लकड़ी को भैया ग्राइंड करना पड़ता है? हाँ, तो यार जिसमें ग्राइंड वाला शब्द है वो किसमें है? सागौन। तो किसको करना है ग्राइंड? सागौन को। किसको करना है ग्राइंड? सागौन को। तो ग्राइंड से ग्राइंडिस याद रख लेना। खैर मैंने क्या है? एसेसिया कैच्यू। क्या है? तो भाई काजू मुंह में खाते हैं, और खैर से बनता है कत्था, कत्था मुंह में खाते हैं, इसलिए कैच्यू क्या हो जाएगा? काजू किस में खा रहे हैं? कैच्यू। कैच्यू वाला खैर याद रख लेना। क्लियर हो गई बातें? तो क्या खैर का क्या है? कैच्यू। क्या याद रखोगे? कैच्यू। और लास्ट में ये साजा का क्या है? टर्मिनेलिया टोमेंट। क्या है? तो साजा क्या रखेगा? टीटी। क्या है साजा का? साजा का टीटी। क्या है साजा का? हाँ, इसको रख सकते हो कैच्यू। तो भैया खैर कैच्यू, खैर कत्था निकलता है लाल लाल, केचप के जैसे, तो केचप जैसा कौन है? खैर है। ये भी याद रख सकते हो। क्लियर हो गई बातें? सबको ऐसे याद रखना है, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। ये 2 याद होना चाहिए, टेक्टोना ग्रांडिस और सोरियो रोबस्टा। बाकी सबको ऐसे याद रखना है। चलो, किसके डंगाल पे बैठना है? शीशम के डंगाल में बैठना है ना, याद रखना। कौन है टीटी? तो साजा है टीटी। कौन है टीटी? साजा है टीटी। हाँ, किसको ग्राइंड करना है? सागौन को करना है। चलिए, अब आते हैं लघु या गौड़ वनोपज के ऊपर। तो ऐसे उपज जो विभिन्न वन प्रजातियों से फल के रूप में हम प्राप्त करते हैं, बीज के रूप में प्राप्त करते हैं, पत्ते, छाल, जड़, फूल आदि के रूप में जो हमको प्राप्त होते हैं किसी पेड़ से, इन सबको किसमें डाल दिया गया है? लघु या गौड़ वनोपज में। लघु या गौड़ वनोपज कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रमुख वनोपज कौन है? तो तेंदुपत्ता। तो हमारा मुख्य भैया लघु वनोपज कौन आ जाता है? तेंदुपत्ता। कौन है? हाँ, इसे सोना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड। क्या कहते हैं इसे? ग्रीन गोल्ड, हरा सोना। क्या कहते हैं? हरा सोना। छत्तीसगढ़ में हरा सोना किसे कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड। हाँ, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग डीपीआरसीजी द्वारा अगस्त 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने लघु वनोपज शामिल कर लिए गए हैं? कितने लघु वनोपज? कितने? हाँ, तो 67 ले 11 से याद रख लेना है ना। 67 ले 11 था ना, तो याद रखना कितने लघु वनोपज है? 67। कितने? 67 है ना यार। कितने लघु वनोपज? 67। याद रखना इस चीज को भैया, क्योंकि एग्जैक्ट वो नंबर ही पूछेगा। इस लघु में सबसे ज्यादा नंबर पूछता है, उसका बहुत ज्यादा एग्जामिनर आपको परेशान करना था, तो 67 में से नाम पूछ लेता है। 4-5 नाम निकाल के दे देगा, बोले इसमें से कौन सा नहीं है बताओ। तो क्या याद रखना है? अगर उसमें साल, सागौन से बड़ा नाम दे दिया तो होगा ही नहीं, होगा नहीं हो सकता ना। वो बड़ा नाम दे दिए, पेड़ वाला, लकड़ी वाला, तो नाम हो नहीं सकता इसमें शामिल। इसलिए इसमें क्या होंगे? वैसे नाम दिखेंगे आपको, ये बीजा, वो बीजा, ये फूल, ये छाल, ये पत्ता, ये सब चीजें। क्लियर हो गई बातें? तो वैसे पहचानने की कोशिश कर लेना। 67 नाम कहाँ याद करने जाओगे? ठीक, चलो बाकी एग्जाम से पहले एक बार देख के जाना हो तो चल जाना। 67 लघु वन उपजों को खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही। कितने का खरीदी कर रहा है? तो छत्तीसगढ़ सरकार कितने लघु वन उपजों को खरीदी कर रही है भैया समर्थन मूल्य पर? समर्थन मूल्य पर। तो याद रखना, लघु वन उपजों को किस मूल्य पर खरीदा जाता है? तो शब्द प्रयोग करते हैं समर्थन मूल्य। कौन सा मूल्य? समर्थन मूल्य। कौन सा मूल्य? समर्थन मूल्य। तो पूछता है समर्थन मूल्य किससे जुड़ा होता है? क्या बोलेंगे? वनोपज से। किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, याद रखिएगा। और कितने भाई लघु वनोपज है? तो हाँ, लघु वनोपज के संग्रहण में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? पहला। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा लघु वनोपज का संग्रहण कौन सा राज्य करता है? छत्तीसगढ़। कौन करता है? छत्तीसगढ़। क्योंकि हमारे यहाँ ही सरकार जो है लघु वनोपज के संग्रहण पे समर्थन मूल्य ज्यादा देती है ना, ज्यादा चीजों पे देती है, इसलिए। चलिए, सर्वप्रथम वर्ष 2014-15 में साल बीज, अब देखिए साल पेड़ तो अलग था, साल का बीज, हर्रा बीज की खरीदी के साथ छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज खरीदी प्रारंभ की गई थी। तो पूछेगा भाई छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज की खरीदी कब से प्रारंभ की गई थी? कब से की गई थी? कब से की गई थी? कब छत्तीसगढ़ में बताइए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कंप्यूटराइजेशन हो चुका था? पढ़ाए हैं। राशन कार्ड धारकों का, राशन दुकानों का कंप्यूटराइजेशन हो चुका था, कंप्यूटराइज्ड हो चुका था 2007-8 में। 2007-8 में, तो भूलना नहीं है उसको। कैसे भूल रहे हो? याद रहना चाहिए हमेशा। वैसे ही वर्ष, इसको भी वर्ष हमेशा याद होना चाहिए। तो कब से भी खरीदी किया जा रहा लघु वनोपज का? कब से?
तो 7 में कंप्यूटराइजेशन, 7 के 2 गुना 14, 15 में लघु वनोपज का खरीदी। क्लियर हो गई बात है। और जब खरीदी चालू करना किया तो किससे चालू किया? साल बीज हर्रा बीज। किससे चालू किया? किससे चालू किया? राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज में साल बीज। अब देखिए राष्ट्रीयकृत मतलब राष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार जिसको मानती है लघु वनोपज, उसमें से बात कर रहा है। तो राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज में साल बीज आता है, तेंदुपत्ता आता है, हर्रा आता है, कुल्लू गोंद आता है, धावड़ा गोंद आता है। तो क्या क्या शामिल है आपके भाई राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज में? साल बीज, तेंदुपत्ता, हर्रा, कुल्लू गोंद, धावड़ा गोंद। याद होनी चाहिए नाम। अभी बोलो पहला क्या है? साल बीज। दूसरा कौन है? तेंदुपत्ता। तीसरा कौन है? हर्रा। चौथा कौन है? कुल्लू गोंद, धावड़ा गोंद। कौन है? कुल्लू गोंद, धावड़ा गोंद। कौन है? कुल्लू गोंद, धावड़ा गोंद। क्लियर हो गई बातें? तो बताइए पहला कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? और बाकी दो एक साथ कौन है? कुल्लू गोंद, धावड़ा गोंद। कौन है? हाँ, साल, तेंदु, हर्रा। बोलो कौन कौन है? साल, तेंदु, हर्रा, कुल्लू गोंद, धावड़ा गोंद। बोलो ये किस में आते हैं? राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज में। किस में आते हैं? हाँ, अब आते हैं भाई तेंदुपत्ता, जिसको हम हरा सोना बोल रहे थे, इसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ का मुख्य लघु वनोपज कौन है? तेंदुपत्ता है ना। तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है, इसको हरा सोना कहा जाता है। एक बोरे में 50,000 इसको भर देते हैं, एक मानक बोरा बनता है, 50,000 पत्ते मिला के। सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभी, है ना। सबको पूछते हैं क्वेश्चन को देखना, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है इसमें से। तेंदुपत्ता को और किस नाम से जाना जाता है? और ग्रीन गोल्ड भी किसे कहते हैं? तो ग्रीन गोल्ड उसी को। देश के कुल उत्पादन का कितना परसेंट भाई छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है तेंदुपत्ता का? देश के कुल उत्पादन का 17%। कितना परसेंट? 17%। देश में इतने सारे राज्य, उसमें 17% अकेले कौन उत्पादन कर रहा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता कौन उत्पादन कर रहा है? छत्तीसगढ़। और कितना परसेंट तब? 17%, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो सरगुजा और बस्तर। कहाँ होता है? सरगुजा और बस्तर। क्योंकि जहां पे वन ज्यादा होंगे वहीं पे तेंदुपत्ता ज्यादा होगा, और वन कहाँ ज्यादा है? सरगुजा और बस्तर में ज्यादा है, इसलिए। समर्थन मूल्य इसको कितना दिया जाता है? 4,000 रुपए प्रति मानक बैग या बोरा। कितना? 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा। हालांकि ये डाटा अगर अपडेट हो गया होगा, 4 से 5,000 हो गया हो, तो उसको पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, है ना। क्योंकि मानक रेट बढ़ाते रहता है धीरे धीरे समय के साथ साथ। तो अब जब नया आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तो एग्जाम से पहले डाटा पढ़ के जाना। क्लियर हो गई बात है कि अब कितना रुपए दे रहा है एक बोरे के पीछे? तो एक बोरा भर देंगे तो कितना रुपए देगा सरकार आपको? कितना देगा? ऐसे ही याद रखना, इसको पढ़ो मत। बोला एक बोरा में भर के जाऊंगी तो कितना मिलेगा आपको? 4,000। कितना मिल रहा है? हाँ, अब बेटा सोचो एक दिन का 4,000 एक बोरे का, 30 दिन 30 बोरे ले गए, 1,20,000 महीना। समझ रहे हो? 1,20,000 रुपये महीना। क्या अधिकारी बनोगे रे तुम लोग व्यापार में? तेंदुपत्ता जाओ बिनने तुम लोग। समझ रहे हो बात? ऊपर से जूता चप्पल अलग मिलेगा इसमें पहनने के लिए। चलो, और एक मानक बोरे में अब कितना पत्ता होता है? तो 50,000 तेंदुपत्ता। कितना होता है? ये पूछा है एग्जाम में ना। ये एक मानक बोरे में कितने पत्ते होते हैं? कितने होते हैं? हाँ, 50,000 कैसे होता है? तो 50 पत्ता के 1,000 बंडल बनाने पड़ते हैं। इसको एग्जैक्ट याद रखना कि उसमें 50,000 करना कैसे है। तो 50 गुणा 1,000, तो 50 पत्ते का एक बंडल। वैसे कितने बंडल लगेंगे? 1,000। तो 50 पत्ते का कितने बंडल? तो सब तोड़ तोड़ के पूछता है टोटल कितने बंडल, एक बंडल कितने पत्ते, कुल कितने पत्ते, कितना पैसा, कितना परसेंट भारत का, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा। यस, वह 2022-23 में उत्पादन कितना मानक बोरा हुआ था? तो 15.83 लाख मानक बोरा। अब इसको 15.83 लाख मानक बोरा को गुणा 4,000 करके देखो एक बार, करो कैलकुलेटर में। सोचो, अचंभित हो जाओगे तेंदुपत्ता इतना पैसा देता है कमा के। समझ रहे हो बात? करो गुणा करो एक बार। ये 15 लाख रुपए मान लो, 15 लाख को भैया 100 से गुणा किए, 10 से गुणा किए तो कितना हो गया? 150 लाख। फिर 1500 लाख, फिर 1500 के बाद 15,000 लाख, फिर 63,320। क्या? हाँ, 63,320 लाख रुपए। मतलब 63,320 मतलब 63,000 लाख रुपए, 1 लाख नहीं, 63,000 लाख रुपए अगर बोले तो कितना करोड़ रुपए हो गया है? कैलकुलेट करके देखना, समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं रे। आओ आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन है भैया भंगलवार? अगला लाख। कौन है अगला? लाख। कैसे मैथ्स बनाओगे तुम लोग हैं बताओ व्यापम के एग्जाम में? व्यापम पीएससी वालों, हाँ पत्ता को बीड़ी बनाते हैं। हाँ
हाँ तो यस, तो डेली मार के आना, ठीक है। माइंड ज्यादा एक्टिव रहेगा तेंदुपत्ता मार के आने से एकदम फुल। क्या होता है तेंदुपत्ता में जब करते हैं ना तो उसमें अपने को तम्बाकू नहीं डालना पड़ता, तेंदुपत्ता खुद ही बन जाता है लपेट की बीड़ी, तम्बाकू डालना नहीं पड़ा तो अकेले नशे काम कर देता है। जब भी आप लोग घर में पढ़ाई करो और आपका फोकस ना बने तो बढ़िया एक तो बीड़ी मारने का, मस्त बिंदास रहने का, ठीक है। सरकार नशा नहीं करवा रही है यार, नशा हम लोग कर रहे हैं। तो देखे, लड़ लो दोनों, ये मार बोतल, ये लो लो मारो बोतल। भाई साहब इस पुस्तक की वजह से लड़ाई मारपीट हो रहा है, मैं जा रहा हूं। चलो भैया, मेंस में दोनों लिखना पड़ेगा आप लोगों, जैसे अगर पीएससी मेंस देंगे ना तो लिखना पड़ेगा आपको इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है ये भी बता देते हैं, क्योंकि आपका अगर सरकार, आप याद रखिएगा अगर कभी आप पीएससी मेंस लिख रहे हैं तो सरकार जिस के इसका समर्थन कर रही है आप उस पर कभी भी डायरेक्ट कटाक्ष नहीं कर सकते। मेंस आंसर राइटिंग में बैलेंस करना है और लास्ट में हल्का सा पलड़ा भारी रखना जो सरकार कर रही है उस ओर, है ना। तो सरकार को अब क्या कर दिया, मतलब सरकार में जितने लोग इतने साल से भिड़े हैं वो मूर्ख लोग बैठे हैं, हम ऐसा दिखा देंगे तो गड़बड़ क्या है कि हम ही मूर्ख हैं। इसलिए जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करें तो आपको सच्चाई कुछ भी हो पहले आप बैलेंस रास्ता बनाइए, उसकी अच्छी बता दीजिए, उसकी खराबी बता दीजिए, खराबी को कैसे अच्छा कर सकते हैं ये बता दीजिए, क्लियर हो गई बातें, और फिर बैलेंस करके सरकार के पक्ष में पूरा आंसर राइटिंग कीजिए। हालांकि मेंस में वे आप हमको टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तुम दोनों के बीच हम करवाएंगे डिबेट, ग्रुप डिस्कशंस, लाख, ठीक। आज पार्किंग में रात 11 बजे लाख पे देखते हैं। अब प्राप्ति कितनी लाभ की भैया, तो कुसुम मेजबान वृक्ष है इसका, कुसुम पलाश और बेर से। तो लाख की प्राप्ति किन किन वृक्षों से की जाती है, तो क्या बोलेंगे, कुसुम पलाश और बेर। किससे किससे, तो भैया सीजीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल जिससे हम छत्तीसगढ़ में सेलेक्ट हो जो आए थे यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए, है ना। तो उसी भैया उसी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पढ़ के बना के आए थे उन लोग, समझ रहे हो बात ना, ये सब क्वेश्चन पूछा था, देख लो आप लोग। तो कुसुम पलाश और बेर, तो बोलेगा लाख की प्राप्ति किन वृक्षों से की जाती है, किन वृक्षों से, किन वृक्षों से, किन वृक्षों से। अब अलग से कुसुम में लिख दी है मेजबान वृक्ष, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो कीड़े होते हैं लाख के कीड़े, उनके लिए मेजबान वृक्ष है कि ऑटोमेटिक ही कीड़े जो है कुसुम के पेड़ को पसंद करते हैं उस पर जाकर के रहने के लिए, मेहमान बन के उस पर रहते हैं और भैया उसी पे अपना लाख प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गई बातें। तो बोलेगा भैया कौन कौन से पेड़ से लाख की प्राप्ति होती है, तो कुसुम पलाश और बेर। किससे किससे, हाँ। प्राप्ति क्षेत्र कहाँ कहाँ से है, तो बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, जगदलपुर, गरियाबंद। कहाँ कहाँ, अब ध्यान रखो इसमें से पहले संभाग का नाम खत्म कर दो, दो तो जिला बचेगा उसको अलग से याद कर लेना। कौन कौन संभाग है, बिलासपुर संभाग है क्या, खत्म। सरगुजा एक संभाग है क्या, खत्म। रायपुर एक संभाग है क्या, खत्म। दुर्ग नाम है ही नहीं, दुर्ग छोड़ के कौन संभाग हो गए, 4 संभाग हो गए। कौन कौन, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर, 4 संभाग हो गए हमारे। अब एक्स्ट्रा नाम कौन बचा इसमें से हमारा, उसके बाद रायगढ़ और गरियाबंद, रायगढ़ और गरियाबंद। तो ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक। अब मैप में दिमाग खत्म, संभाग में केवल खत्म, दुर्ग को छोड़ के 4 संभाग के नाम ले लेना है और लास्ट में इसको लेना रायगढ़ और गरियाबंद। किसको लेना है, हाँ ऐसे, ठीक है। चलो, हाँ विजेता राशि उन लोग को 5 चप्पल 5 चप्पल सोने के दिए जाएंगे, सोने के भेंट किए जाएंगे। चलो उपयोग पे आते हैं, है ना। उपयोग है औषधि, लाखों कहाँ का प्रयोग होता है, तो औषधि निर्माण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, सजावटी या श्रृंगार सामग्री में। क्लियर हो गई बातें। तो कहाँ कहाँ लाख का प्रयोग होता है, औषधि के निर्माण में। पूछा इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो औषधि निर्माण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, सजावटी या श्रृंगार सामग्री में। औरतों के बहुत सारे कंगन होते, बोलते हैं लाख का कंगन, सुने हैं। शादी में बहुत कंपलसरी होता है, लाख का कंगन पहनना चाहिए, बोलते हैं अच्छा होता है। चूड़ी उड़ी बनता है जो, हाँ हाँ लाक्षागृही, ठीक है, हाँ वही वाला लाख है। तो इसलिए रखेंगे लाख से ही नॉर्मली सबसे ज्यादा प्रयोग होता है इसका, श्रृंगार सामग्री और औषधि, 2 फील्ड में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। उसके बाद खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। तो लाख की चूड़ियां नॉर्मली देखेंगे शादीशुदा औरतें जो होती हैं पहनना प्रीफर करती हैं, सगुन होता है, अच्छा होता है, मतलब सगुन माना जाता है। तो विवाह के बाद लाख की चूड़ी पहननी चाहिए। आइए अगला कौन है भैया, महुआ। तो यह एक बहुउद्देशीय वृक्ष है। बहुउद्देशीय तो आप जानेंगे महुआ सुन के, जिसके चेहरे मुस्कान आ रहा होगा पहले समझ गया होगा, हाँ देखे सब लड़कों के साथ इधर लड़की लोग भी, गजब। यह एक बहुउद्देशीय वृक्ष है जिसका उपयोग घरों में,
घरों में, जनजाति संस्कृति में, बहुतायत में होता है। क्लियर हो गई बातें भैया? इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, इससे औषधि भी बनती है, इसका अचार भी बनता है, इसका जूस भी बनता है, इसका भैया खाने का चीज भी बनता है, इसका बहुत सारी चीज बनता है, ठीक है। और पीने का चीज भी बनता है, जो सबसे ज्यादा फेमस है। जैसे आज हाल ही के विधानसभा में जब बैठे नए नए विधानसभा में, जब आपके रमन सिंह जी को संबोधन किया जा रहा था कौन, कवासी लखमा जी के द्वारा, तो बोले मैं गंगा जल वाला नो, मैं महुआ वाला हूँ, देसी महुआ, ऐसे वाला है ना। तो वही वाला बात है भैया। आइए, तो इसलिए बोल रहा है जनजाति संस्कृति का ये बहुतायत में प्रयोग होता है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है ये। वन प्रशासनिक संरचना, वन की प्रशासनिक संरचना हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आओ, राज्य वन विकास निगम, तो याद किया करवाया था आप लोगों को, है ना। मुनकन को आप लोग याद किए थे वाला, याद है ना। हाँ, आप लोग किए थे ना, मुनकन नहीं, ठीक है ठीक है। राज्य वन विकास निगम, तो राज्य में प्रशासन कैसे चलता है पूरे वन का, देखिए कि राज्य में जितने वन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो राज्य में सबसे टॉप पोस्ट पर कौन बैठा हुआ रहता है? राज्य वन विकास निगम का अधिकारी। कौन? राज्य वन विकास निगम का अधिकारी, जिसको बोलते हैं भैया PCCF। क्या बोलते हैं? तो विभाग सबसे बड़ा कौन है? राज्य वन विकास निगम। कौन है? और उसका हेड कौन है? तो PCCF। कौन है? तो राज्य में पूरे वन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? PCCF। सेकंड में वन विकास निगम के अंदर कौन आता है? वन वृत्त। कौन आता है? वन वृत्त। इसको बोलते हैं फॉरेस्ट सर्कल। क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट सर्कल। जैसे बिलासपुर फॉरेस्ट सर्कल में, मेरे लिए नोटिस भी आ गया है, बिलासपुर फॉरेस्ट सर्कल में भैया मेरी जो ड्यूटी है बिलासपुर फॉरेस्ट सर्कल में ही लगी हुई है ना। तो मुझे गोरलापेंटा मरवाही या कोरबा या बिलासपुर या मुंगेली, इसी बीच में काम करना पड़ेगा। तो बिलासपुर फॉरेस्ट सर्कल मतलब पूरे एक संभाग है, उससे बड़ा क्षेत्र भी आ सकता है, ठीक है। जैसे बिलासपुर फॉरेस्ट सर्कल सबसे बड़ा सर्कल होता है। तो सेकंड नंबर कौन आता है? वन वृत्त या फॉरेस्ट सर्कल। कौन है सेकंड नंबर पे? वन वृत्त या फॉरेस्ट सर्कल। उसके अंदर कौन आता है? वन मंडल। कौन आता है? वन मंडल। उसके अंदर कौन आता है? उप वन मंडल। कौन आता है? उसके अंदर कौन आता है? वन परिक्षेत्र या फॉरेस्ट रेंज। क्या आता है? हाँ, फिर परिक्षेत्र के अंदर आता है परिक्षेत्र सहायक वृत्त। क्या आता है? इस परिक्षेत्र का सहायक करने के लिए वृत्त, परिक्षेत्र सहायक वृत्त। कौन आता है? और सबसे नीचे का यूनिट कौन है? बीट। कौन है? बीट। कौन है? बीट। क्लियर हो गई बातें? तो पहले तो इस इकाई याद कीजिए, कितनी इकाई? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी इकाई है? सबसे पहले कौन है? राज्य वन विकास निगम। कौन है? सेकंड नंबर पर दिमाग बैठाइएगा, पूछूंगा पूरा ऐसे। दूसरे नंबर कौन है? दूसरे नंबर पर, तीसरे पे, चौथे पे, चौथे पे, फिर कौन है? कौन है? फिर कौन है? कौन है? लास्ट कौन है? कौन है? तो फॉरेस्ट बीट जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट है, और सबसे बड़ी यूनिट कौन है? राज्य वन विकास निगम। एक तरफ ये हो गया नाम याद। तो चलिए बोलिए एक किस उसका नाम याद है? पहला क्या है? राज्य। सेकंड नंबर पर वन वृत्त। क्या है? वन वृत्त या फॉरेस्ट सर्कल। थर्ड में कौन है? वृत्त के अंदर आएगा मंडल। क्या आएगा वृत्त के अंदर? मंडल। मंडल क्या आएगा? उपवन मंडल। क्या आएगा? उसके बाद कौन आता है? वन परिक्षेत्र। और परिक्षेत्र के अंदर परिक्षेत्र सहायक हो गया। और लास्ट कौन आता है? बीट। एक बार बोलो पूरा सीक्वेंस, देखिए सुन ध्यान से, है ना। पहले आगे कौन भैया? राज्य वन विकास निगम। निगम के बाद अब टाइटल निगम, वृत्त, मंडल, उपमंडल। 4 खत्म। ऐसी क्या क्या? निगम, फिर वृत्त, मंडल, उपमंडल। लास्ट में बचे 3 में कौन कौन है भैया? परिक्षेत्र, उप सहायक परिक्षेत्र, परिक्षेत्र और सहायक परिक्षेत्र और बीट। परिक्षेत्र, सहायक परिक्षेत्र और बीट। अब बोलो क्या आसानी से याद हो गया ना? पहले क्या है? निगम, फिर वृत्त, फिर मंडल, फिर उपमंडल, फिर परिक्षेत्र, फिर सहायक परिक्षेत्र, फिर बीट। अब याद हो के साथ। अब आते हैं उन सबके पोस्ट की ओर। उन सब बड़ा बड़ा अधिकारी कौन है? तो भैया राज्य वन विकास निगम में कौन सबसे बड़ा अधिकारी? PCCF। तो भैया राज्य सबसे बड़ा कौन है फॉरेस्ट अधिकारी? PCCF। कौन है? PCCF। सेकंड में CCF। सेकंड में CCF। फिर कौन है? DFO। फिर कौन है? DFO। फिर कौन है? SDFO। फिर कौन है? SDFO। फिर कौन है? RFO। फिर कौन है? RFO। फिर कौन है? डेप्टी रेंजर। फिर कौन है? डेप्टी रेंजर। फिर कौन है? फॉरेस्ट गार्ड। फिर कौन है? फॉरेस्ट गार्ड।
क्लियर हो गई बात है? मतलब जो सेकंड नंबर पे वृत्त आ रहा है, इस वृत्त की सहायता करने वाले पोस्ट में से भी एक पोस्ट था जिसपे भी ज्वाइनिंग है जनवरी में, है ना, उसी का, इसी सेकंड नंबर पे आ जाएगा वो, जिसमें हमारे लिए सहायक के लिए। चलो तो आते हैं पहले केस पे। पहला अधिकारी कौन सबसे बड़ा? पीसीसीएफ, सेकंड में सीसीएफ, फिर डीएफओ, फिर एसडीएफओ, फिर आरएफओ, फिर डेप्यूटी रेंजर, फिर फॉरेस्ट गार्ड। क्लियर होगी बातें? तो बोले इसको सीक्वेंस क्या क्या है इन दोनों के अंदर? पीसीसीएफ, सीसीएफ, डीएफओ, एसडीएफओ, आरएफओ। क्या बोलेंगे? डीएफओ, एसडीएफओ, आरएफओ, खत्म। लास्ट कौन है? डेप्यूटी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड। चलो बताओ एक बार, आप फट से सुन लिख लो। हाँ बताओ, पहले इधर का बताओ। इधर पहले कौन आएगा भैया? निगम, निगम के बाद वृत्त, वृत्त के बाद मंडल, मंडल के बाद उपमंडल, उसके बाद परिक्षेत्र, फिर सहायक परिक्षेत्र, फिर बीट। इधर कौन आ जाएगा? पीसीसीएफ, फिर सीसीएफ, फिर डीएफओ, फिर एसडीएफओ, फिर आरएफओ, फिर फॉरेस्ट गार्ड। क्लियर हो गई बातें? तो सबसे छोटा पोस्ट कौन है भैया हमारे फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट गार्ड का है। क्लियर हो गई बातें? जिसमें आपके परसेंटेज बेसिस पे निकाला जाता है और उसमें सबसे ज्यादा हमारे जनजाति भाई बहनों का भी सिलेक्शन हो जाता है ना, जिसका 10-12 के परसेंट बेस पे निकलता है और सीधा जिला हिसाब से उठा लिया जाता है। क्लियर हो गई बातें? तो इसमें बहुत, जिसका परसेंटेज 10-12 में बहुत अच्छा है, इस वैकेंसी में डायरेक्ट उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अभी प्रमोट होकर के वो यहाँ तक चल भी जाते हैं, डेप्यूटी रेंजर तक। ठीक, हाँ क्या बोल मोनिका? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, मैंने हाँ 85% से प्लस वालों का सिलेक्शन होता है, उतने में खत्म हो जाते हैं इन लोग। ठीक है, आओ बताया था ना, पैशन, 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 क्यों पैसा पैसा नहीं करती हूं मैं, पैसे पे नहीं मरती हूं। हाँ बोले थे स्वाति को भेज दीजिए आपकी जगह। मैं बोला अभी नहीं, उसको पढ़ने दो, थोड़ा सा नॉलेज लेने दो, उसके बाद। ठीक है स्वाति, ओके। उस दिन मैं बोला नाम बताऊंगा तो क्या दोगे, तो बोली 50 रुपया। मतलब खाने पीने का लालच देती तो अपन नाम बता देते। हाँ तो आज दे देना 500। ठीक है, अब ठीक है, नाम बता दिया ना। चलो आओ, हो गया, इतना क्लियर हो गया बातें इसके नंबर्स पे। इसका नंबर सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है आप सबसे। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य वन विकास निगम में भैया कितना होगा? तो 1 होगा। पूरे राज्य में कितने राज्य वन विकास निगम होगा? वो कौन होगा? 1 है। वन वृत्त कितने टोटल? 6। कितने वन वृत्त हैं? 6। संभाग कितने हैं? 5। मगर भाई वन वृत्त कितने हैं? 6। तो पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 6 ही सर्कल है, मैंने बहुत बड़ा चीज है ना। पूरे छत्तीसगढ़ को केवल 6 सर्कल में बांटा। सर्कल बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है ये। फिर उसके अंदर कितने मंडल आते हैं? तो 34। फिर उसके अंदर कितने उपमंडल? तो 82। फिर उसके अंदर कितने परिक्षेत्र? तो 320। फिर उसके कितने सहायक परिक्षेत्र? 872। और कितने बीट? तो 32, 87। अब इसको याद करना, 1, 6, 34, 82, 320, 872, 32, 87। क्या बोलोगे? हाँ बोलो। हाँ फिर से बोलो। अब 320 बोलो, 320 बोलो तो आसानी से होगा। बोलो 1, 6, 34, 82, 3, 20, 8, 72। क्या? 3, 20, 8, 72, 32, 87। क्या बोलेंगे? 3, 20, 8, 72, 32, 87। क्या बोलेंगे? 3, 20, 8, 72, 32, 87। क्लियर हो गई बातें? ऊपर क्या है? 1, 6, 34, 82। क्या? 1, 6, 34, 82। क्या? 1, 6, 34, 82, 3, 20, 8, 72, 32, 87। चलो अब पूरे को एक बार बोलना, एक बार देख लो फट से। पीसीसीएफ, सीसीएफ, डीएफओ, एसडीएफओ, आरएफओ, डेप्यूटी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड। 1, 6, 34, 82, 3, 20, 8, 72, 32, 87। निगम, वृत्त, मंडल, उपमंडल, रेंज, ये परिक्षेत्र, सहायक परिक्षेत्र हो गया, बीट। चलो बताओ भैया, सबसे पहले उधर नाम बताइए। पहला नाम क्या है हमारा? निगम। फिर कौन आएगा? वृत्त। फिर कौन आएगा? 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 यस। अब उसमें संख्या बता दीजिए। 1, मैं जब उंगली उठाऊंगा तब बोला। पहला, फिर 34। क्या? 34। फिर 82। फिर 3, 20। फिर 8, 72। फिर 32, 87। अब इधर आ जाते हैं। पहला है
PCCF, सेकंड में, थर्ड में, फिर 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 वेरी गुड। अब भैया इनका बस फुल फॉर्म देख लो ताकि पता रहना चाहिए। PCCF का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या है? प्रिंसिपल चीफ, ऐसे में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे? हाँ, दूसरा कौन है? चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फिर कौन है? डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर, फिर सब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर, फिर रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर, फिर डेप्यूटी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड। क्लियर हो गई बातें? तो यह रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर, ये सब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर, ये कौन है? डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर। तो डिवीजन, सब डिवीजन, रेंजर हो गया। क्लियर हो गई बातें? सामने से बात क्लियर है। CCF में चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और कौन है? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। हो गया फुल फॉर्म? चलो बताओ PCCF का फुल फॉर्म बताओ। फॉरेस्ट, CCF का, DFO का, हाँ हाँ, उसका SDF होगा, RFO का, उसके बाद फिर कौन है लास्ट में? चलिए वेरी गुड, हो गया डेप्यूटी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड। अब चलते हैं हम लोग आगे क्षेत्रीय वन वृत्त पर। अब कौन कौन से 6 वन वृत्त है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि भाई राज्य वन विकास निगम मंडल तो एक कार्यालय बन गया रायपुर में, है ना, जहाँ बैठ के आदमी भाई सब चीज डिसीजन ले रहा है, मगर उसको फील्ड में उतारने का काम चालू होता है यही से, वन वृत्त से। क्लियर हो गई बातें? तो वन वृत्त में भैया टोटल कितने वन वृत्त हम लोग पढ़े थे? 6। कितने पढ़े थे? 6। इसमें सबसे पहला चीज याद रख लो कि सबसे बड़ा वन वृत्त कौन है? तो यस, बिलासपुर वन वृत्त है ना, सबसे बड़ा साइज वाइज। और सबसे छोटा वन वृत्त कौन है? तो दुर्ग वन वृत्त, क्योंकि वन ही नहीं है वहां पर, है ना, वन ही नहीं है। तो सबसे बड़ा वन वृत्त कौन है? सबसे छोटा वन वृत्त? तो भैया याद रख लीजिए, क्या बिलासपुर एक संभाग है? तो नाम कैसे याद हो, है कि नहीं? क्या दुर्ग एक संभाग है? क्या रायपुर एक संभाग है? क्या सरगुजा एक है? क्या जगदलपुर एक है? एक्स्ट्रा बस कांकेर याद रखो। तो 5 संभाग, कांकेर क्या? तो बताओ सबसे पहला संभाग ऊपर वाला कौन सा है? सबसे ऊपर वाला मैप में सेकंड नंबर पे, फिर आपका, फिर ये 5 यही फॉरेस्ट सर्कल है। एक्सट्रैक्ट कौन आ गया? कांकेर। कौन आ गया? कांकेर। इसमें सबसे बड़ा कौन? सबसे छोटा कौन? दुर्ग। क्लियर हो गई इस बात? बस इतना ही तो था, और क्या, हो गया बात खत्म। अब इसका तो पहले इसको हायरार्की को ही जमाने देता है ना, कि बड़े से छोटे क्रम में जमाइए, बड़ा कौन छोटा कौन, इतना ही काम पूछता है। पर फिर भी एक बार हल्का हल्का डाटा को देख लेते हैं। बिलासपुर सबसे बड़ा कितना दिख रहा है उसका भैया क्षेत्र? कितना दिख रहा है आपका? 13,420। कितना दिख रहा है? 13,420। जगदलपुर का 13,286। कौन दिख रहा है? फिर कौन दिख रहा है? सरगुजा। कितना दिख रहा है? 10,667। फिर कौन दिख रहा है? रायपुर 86,40। कांकेर 82,01 और दुर्ग के दिख रहा है 54,5। इसमें नंबर मत याद करो, अब इसका हायरार्की याद रख लो। सबसे बड़ा कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन और सबसे लास्ट कौन। तो सबसे बड़ा कौन होगा हमेशा? बिलासपुर। सबसे छोटा कौन होगा हमेशा? दुर्ग। बीच के कितने याद कर रहे हैं? 4। बस बीच का 4 याद रख लो। तो बीच के 4 में कौन कौन है? जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर। क्या बोलेंगे? अब देखो ये कैसे याद होगा? सबसे नीचे वाला सेकंड पे, सबसे ऊपर वाला थर्ड में, तो सबसे नीचे फिर सबसे ऊपर हो गया। क्लियर हो गई बात? लास्ट बचा कौन? रायपुर और कांकेर। तो रायपुर के नीचे ही कांकेर। क्लियर हो गई बात? तो दिमाग में बैठाओ, सबसे बड़ा कौन है? बिलासपुर। सेकंड नंबर पे जगदलपुर, थर्ड नंबर पर सरगुजा, फिर कौन होगा? रायपुर, फिर कौन होगा? कांकेर। क्लियर हो गई बातें? यही पूछेगा इसको, बढ़ते घटते क्रम में जमाइए, एरिया वाइज जमाइए, सब चीज जमा दीजिए। ठीक, कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आता है वो सब चीज पूछ रहा है। तो कुल वन क्षेत्र का कितना कितना परसेंट आता है? तो बिलासपुर कितना आता है? 22-45 और सबसे लास्ट वाले में 9-29। तो 22-45 और 9-29, 22-45 और 9-29, बाकी में 22-23, 17-85, 14-46 और 13-72। तो किसका एकदम पास में भैया? सेकंड नंबर पे जगदलपुर का। हो गया इतनी सी बातें? आइए आगे बढ़ते हैं। अपना वही स्क्वायर किलोमीटर 59,772 पढ़े ना अपन, उसी को बांटा गया है। वन परियोजना मंडल। अब आते हैं किस पे हम लोग? आपके वन परियोजना मंडल। कितने वन परियोजना मंडल थे? कितने थे? अभी पढ़े ना डाटा? कितने थे? 34 वन परियोजना मंडल थे वो, कि वन मंडल थे?
हाँ, तो वन मंडल यार, वन मंडल इज डिफरेंट थिंग, वन परियोजना मंडल इज अ डिफरेंट थिंग। आइए पढ़ेंगे हम लोग क्या, वन परियोजना मंडल, और ये क्या था आपका वन मंडल, ये 34 है ना। अब वन परियोजना मंडल पढ़ते हैं और समझेंगे क्या होता है। देखिए ब्रैकेट में लिखा है शब्द सार औद्योगिक वन परियोजना मंडल। कौन से औद्योगिक वन, कौन से वन परियोजना मंडल, तो औद्योगिक, कौन से औद्योगिक। अब कैसे ध्यान से पढ़ते चलिए इसको। बार वन परियोजना मंडल में पहला क्या दिख रहा है आपको, बार नवा पारा रायपुर, कौन दिख रहा है। अब ये मतलब बार नवा पारा तो सर आपका महासमुंद में है, रायपुर क्यों लिख रहे हैं, वो नहीं पढ़ना है, जैसा है उसको ऐसे ही पढ़ो। तो पहला वन परियोजना मंडल कौन सा दिख रहा है आपको, बार नवा पारा रायपुर। तो अब इसको डेट के ऊपर देखना चालू कीजिए। यहाँ का भी डेट दिख रहा है 1975, 75, 76, 76, 1, 3, 3, 16, 17। मैंने आपको हायरार्की जमा के दे दिए हैं, है ना। अर्जुना क्लास वाले आपको जमा के दे दिए सीक्वेंस में, आपको इसी सीक्वेंस उसको पढ़ के जाना है। तो देखिए पढ़ के जाइएगा। सबसे पुराना भैया वन परियोजना मंडल कौन सा हो गया, कौन हो गया, दोनों, दोनों का सेम डेट एक साथ बने थे, कौन होंगे, हाँ, बारनोपा रायपुर और कोटा बिलासपुर। तो सबसे प्राचीन या सबसे पुराना आपका वन परियोजना मंडल कौन है, हाँ, बारनवापारा रायपुर कोटा बिलासपुर, बोलो। और सबसे नया कौन है भैया, तो औद्योगिक मंडल, कौन सा, औद्योगिक वन वृत्त मंडल, कौन है, रायगढ़, कौन है, रायगढ़। क्लियर होगी बातें। तो रायगढ़ भैया सबसे लेटेस्ट, और किसमें आ रहा है वो आपका बिलासपुर फॉरेस्ट सर्कल में। तो रायगढ़ किसमें आता है, बिलासपुर फॉरेस्ट सर्कल में। बारनौपारा अभ्यारण्य भले महासमुंद में हमारा आता, किस सर्कल में है, रायपुर सर्कल में, इसलिए रायपुर लिख करके उसको दे रहा है। अब समझ में आ गया बात ना। चलो फिर कोटा किस में आता भैया, बिलासपुर वाले सर्कल में। पानाबरस राजनांदगांव रायपुर वाले सर्कस में। ध्यान देखना, पानाबरस राजनांदगांव कहाँ चल जाता है, दुर्ग लगेगा हमको, मगर कहाँ ले रहा है आपका, रायपुर वाले में। अंतागढ़ भानु प्रतापपुर रायपुर वाले में, मैंने कांकेर पढ़ लिए तो फिर से कांकेर मत लेना, उसका कुछ हिस्सा किस में आता है, रायपुर सर्कल में। संभाग अनुसार मत पढ़ना इसको, ठीक है, इसलिए जैसे उसको वैसे पढ़ो। औद्योगिक वृत्त मंडल किसमें, कोरबा कहाँ पे आ रहा है, बिलासपुर में, तो उसी में आएगा। कवर्धा कबीरधाम रायपुर में, सरगुजा अंबिकापुर बिलासपुर में। औद्योगिक वृत्त मंडल वन वृत्त मंडल जगदलपुर किसमें आ रहा है, रायपुर में। हो गया इतने बात। औद्योगिक वृत्त मंडल रायगढ़ बिलासपुर में। तो ध्यान रखना, इसको सबसे पुराना कौन है इसमें, तो बारनवापारा रायपुर और कोटा बिलासपुर। सबसे नया कौन है, तो सबसे पुराना और सबसे नया, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। परियोजना मतलब योजनाएं चलाई गई हों उस वन मंडल में विकास के लिए, ठीक है, कोई और दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। और औद्योगिक बोल देगा तो औद्योगिक यूज के लिए, औद्योगिक परिप्रेक्ष्य से, औद्योगिक पर्पस के लिए भैया उस क्षेत्र का यूज करने लग जाएंगे तब, ठीक। इसलिए जहां देखेंगे आप कि बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे ऑटोमेटिक औद्योगिक लिखा हुआ है। रायगढ़ इंडस्ट्रियल हब है इसलिए देखिए औद्योगिक लिखा हुआ है। जगदलपुर का कुछ हिस्सा औद्योगिक की हब है इसलिए उसको उपयोग करने के लिए लिखा गया है। आइए वन संबंधी प्रमुख संस्थान अब हम लोग देख लेते हैं, जिसको एग्जाम भैया आपको डायरेक्ट पूछता है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ की स्थापना कब हुई थी, सन 2000 में। कब हुई थी, तो वन संबंधी प्रमुख संस्थान है, इनका जितना डाटा दिया उसको एग्जैक्ट वैसे ही पढ़ेगा, एग्जाम में वैसे ही उठ के आता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ की स्थापना कब हुई, लघु वन उपज संघ, ठंडा लग रहा है, लघु वन उपज संघ, लघु वन उपज संघ। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो देखो जो वन विकास निगम है वो बाद में बना, मगर लघु वन उपज संघ पहले बना, ये बात याद रखना। जबकि सबसे बड़ा क्या है आपका भैया, वन विकास निगम है, मगर वो क्या बना है, मई 2001 में, राज्य गठन के 1 साल बाद। कब बना है वो, राज्य गठन के 1 साल बाद। तो वन विकास निगम कब बना है, नहीं 1 साल बाद, राज्य गठन के 1 साल बाद, ऐसे याद रखो तो याद रहेगा। 2001 भूल जाओगे इतना सारा डाटा, क्या बोलोगे, वन विकास निगम कब बना, राज्य गठन के 1 साल बाद 2001 में। हो गया ये बात। अभी आपका लघु वन उपज संघ कब बना था, सन 2000 में। छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड कब बना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ लिया है, बहुत बार पूछ चुका है इसको, है ना, कि छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड का गठन कब हुआ, कब हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो भी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे वो ऑटोमेटिक ही इसके भैया पदस्थ क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे। क्लियर होगी बातें। तो छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन होते हैं, कब बना था ये, तो दोनों क्वेश्चन बनता है इससे। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ, जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड
हाँ, अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? तो भैया वन औषधि बोर्ड के अध्यक्ष, जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष। याद रखना इसका गठन 4 में, इसका गठन 6 में, क्योंकि आसानी से याद रखना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में आंसर छुपा दिए। क्लियर हो गई बातें? तो हो गया ना काम। वन औषधि बोले क्या लिखेंगे? 4, और वही जैव विविधता बोलेगा तो 6। ऊपर वाले का मुख्यमंत्री, नीचे वाले का वन मंत्री। चलिए आते हैं वन प्रशिक्षण संस्थान में। ट्रेनिंग चलता तो यहीं पे ट्रेनिंग होता है भैया, है ना। आप लोग जब बन जाएंगे एसीएफ वगैरह कभी तो यहीं पे ट्रेनिंग होगा, ठीक है। आओ, वन प्रशिक्षण संस्थान, वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? याद रखना कि वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है। सबको अच्छे से दिमाग में बैठाना, क्योंकि सब एक ही जैसा लगेगा एग्जाम में आने के बाद। सब नाम एक साथ दे देगा ऑप्शन में, है ना। वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र। तो कहां कहां पर क्षेत्रीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र है? तो रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। कहां कहां पे? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। संभाग वाइज बैठा लीजिए दिमाग में, बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर। क्लियर दिमाग में बैठ गया मैथ हिसाब से। चलिए क्षेत्रीय शब्द प्रयोग करेगा तब। पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय कहां पर है? पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावरण संरक्षण मंडल, जोर से, पर्यावरण संरक्षण मंडल। वनपाल वन विद्यालय, वनपाल वन विद्यालय, वनपाल विद्यालय। तो वनपाल जगदल, पाल दल, पाल दल करके याद रखना। वनपाल वाला कहां रखना है? जगदलपुर। वन रक्षक महासमुंद, शक्ति, कवर्धा, भानु प्रतापपुर, अंबिकापुर। तो रक्षक कहां पे? वन रक्षक कहां पर है? अब इसको दिमाग में बैठाओ, बस देख के पढ़ना नहीं है, बैठाओ एक दिमाग में बैठाओ। कहाँ गए वन रक्षक का? ऐसे नहीं, दिमाग बैठाइए पहले। सबसे पहले ऊपर देखिए, सरगुजा संभाग कौन सा हिस्सा है? अंबिकापुर। तो उत्तर का दिशा खत्म, उत्तर का दिशा खत्म हो गया। क्या दक्षिण में कोई नाम दिख रहा है आपको? दक्षिण में कोई नाम है? भानु प्रतापपुर है ना। तो फिर उत्तर में कौन सा नाम है? अंबिकापुर। दक्षिण में कौन सा नाम है? भानु प्रतापपुर। पश्चिम में कौन सा नाम है? कवर्धा। पूर्व में कौन सा नाम है? महासमुंद। 4 ठो ऐसे खत्म हो गया। अब बचाओ, याद कर लो, बस इतने तो काम करना था रे बाबा। ऐसे ही पढ़ना होता है एग्जाम में, है कि नहीं? डाटा ऐसे पढ़ना है अलग तरीके से। बैठ गया पूरा दिमाग में, बैठ गया। वर्ग से कहाँ का है? तो उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, बीच में। बस हो गया काम खत्म, पैसा हजम। चलो आगे बढ़ो। डाटा आपके याद करने के लिए बना है, बस आपको टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे उसको याद करना है ना। फिर भूलने लगा सब शब्द ही नहीं है कि भूल ही नहीं सकते फिर। आओ, वन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते चलते हैं। सब वन वन लाइनर है, कोई भी एक लाइन उठा पूछ लेता है। 2 ठो को पूछा है, बाकी खाली मैंने, आप लोग लकी हैं, बाकी सबसे पूछने के लिए जगह दे दिया गया है, इसलिए पहले से पढ़ लो, यहीं से आएगा। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा का उदय कब से हुआ? तो संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा का उदय कब से हुआ? संयुक्त वन प्रबंधन क्या है भैया? एक साथ आकर के वन का मैनेजमेंट करना, है ना। मतलब जो जनजातियां हैं और प्रशासन है वो सब आपस में एक साथ संयुक्त होकर के क्या करें? वन का प्रबंधन करें, तभी हो पाएगा क्या काम? सक्सेसफुल। यह अवधारणा कब से डेवलप किया गया? कब से? तो आप जब कभी फॉरेस्ट अधिकारी बनेंगे तो आपको इसी एक लाइन के आधार पर आप अपना नाम पूरे भारत में अमर कर सकते हैं कि भाई आप कोई ऐसा मुहिम चलाइए अपने फॉरेस्ट क्षेत्र में जिसके आधार पर आप वहाँ के आदिवासियों को, वहाँ के स्थानीय निवासियों को और सरकार को, दोनों को लिंक करके वन को और उनके आय को, स्रोत को बढ़ा सकें, है ना। इसलिए एक लाइन बहुत जरूरी बात है, इससे बहुत बड़ा ज्ञान का उदाहरण मिला। और इसके ही भैया परिणाम है कि लघु वन उपज ले लो, मुख्य वन उपज ले लो, संग्रहण के लिए आदिवासियों को रोजगार दे दो, है ना, ताकि अपने जंगल में भी रहें, अपने परिवेश में भी रहें, उनको आय का सोर्स भी मिलता रहे। इसलिए भैया बहुत बड़ा लाइन है, इसलिए याद रखना। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा का उदय कब से हुआ? तो जून 1990 से। यस। आप में कौन पैदा हुआ था इस समय? हाथ उठाओ एक बार। आप में कौन पैदा हुआ था 1990 में, 91 में, 92 में, 93 में? 93 में आपका तो होगा ना मैम? 89 ना? हाँ हाँ, 89 भी ज़्यादा एज नहीं है, ठीक है। 93 में, 94 में? कौन 94? आप 94 में? तो डोकरा हो गए तुम लोग दोनों है, बुढ़ा गए हो? नहीं यार। फिर 95 में, 95 में, फिर 96 में, 97 में,
98 में, 98 में, 99 में, सन 2000 में। आप पैदा ही नहीं हुए हो? हाँ, 1990 अगस्त में ही। अच्छा, 2000 में कौन हुआ पैदा? अच्छा, 2001 में खत्म हुआ सब नहीं? 2002, 2002 अरे लोग कितना अटेम्प्ट लेके बैठे हैं, देख लो ये साले लोग बहुत बदमाशी, कितना अटेम्प्ट लेके बैठे हैं। तो यार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हो, बहुत सारा अटेम्प्ट है भैया पीएससी में, और व्यापक तो लिमिट है ही नहीं, इसलिए भरपूर अभी एग्जाम देते रहना। पढ़ाई में फिर बता दे रहा हूँ, जब भी अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करने आए हो तो परीक्षा नहीं, परीक्षार्थी टफ हो चुके हैं, है ना। परीक्षा के लिए टफ नहीं रहेगा एक समय पढ़ने के बाद, उसमें बैठने वाले जो एक विद्यार्थी हैं वो टफ हो जाएंगे, उनके से सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको कभी बीट करना है परीक्षार्थियों को, इसलिए वो तभी हो पाएगा जब आपको दूसरे से ज़्यादा नॉलेज हो। और नॉलेज से सबसे बड़ा बात है कि नॉलेज कितना भी होगा, लास्ट में नॉलेज याद रहना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा बात है मेमोरी पावर अपना भी हमेशा स्ट्रॉन्ग करो। घर जब भी क्लास में बैठे हो तो खाली पीली बैठे हो, घर में कहीं खाली पीली बैठे हो, जब पूरा पढ़ लिख के थक गए हो तो हमेशा अपने पांचों उंगली को भैया प्रेस किया करो ऐसे ऐसे। इससे आपके भैया यहाँ से जैसे आप दबाते हैं, यहाँ से आपके नर्व्स में सिग्नल जाता है, यहाँ से इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों हाथ दोनों पैर में छाती होती है जो फैले बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिग्नल जाता है हमारे रीढ़ की हड्डी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरुरज्जु में स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ से सिग्नल लेके जाता है दिमाग को, बोलते हैं भैया यहाँ पे दबा रहा है, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए जब भी आप खाली रहो ऐसे 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 दबाते रहा करो। और आप किसी देखेंगे, जब किसी बड़े आदमी को आप देखेंगे, किसी बिलियनियर को देखिएगा जितने भी हैं, सब या तो ऐसे बैठेंगे ऐसे बैठेंगे, है ना, हमारे उंगली प्रेशर बना के बैठते हैं, इससे आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। क्लियर हो गई बातें? तो वैसे स्पंज पे एक्यूपंचर करते रहा करो। नर्वसनेस महसूस हो कभी तो उसके लिए बता रहा हूँ, एग्जाम रहा है नर्वसनेस महसूस हो रहा है तब यहाँ पे मत दबाना, तब यहाँ पे दबाना। जब एग्जाम में और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस लगे तो इस हिस्से पे दबाना अपने दोनों कलाई के। क्लियर हो गई बातें? यहाँ पे दबाना दोनों कलाई पे, 2-2 3-3 मिनट दबाते रहना, ठीक। तो उससे आपका भैया बीपी नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि पहले से तैयारी कर लो ताकि बीपी बढ़ाना ही ना पड़े। चलो, संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा कब आई थी? तो बोलो कब आई थी अवधारणा? जून 1990। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली वन नीति कब आई थी? है ना, कब आई थी? और लघु वनोपज संघ कब बना था? लघु वनोपज संघ सन 2000। कौन बना था 2001 में? नीचे वाला क्या होता है? एग्जाम में 2001 तो याद था सर, नीचे वाला याद नहीं आया बस। निगम बना था ना, जो भाई सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा वो आपका भी हिस्सा है वो एक में बना। और सबसे पहले कौन बन गया था? लघु वनोपज संघ सन 2000 में। और उसी समय कौन बना उसके बाद बड़े वाले के साथ कौन बना? तो छत्तीसगढ़ राज्य की पहली वन नीति। क्लियर हो गई बातें? तो छत्तीसगढ़ राज्य की पहली वन नीति कब बनी? और इस नीति के तहत भी बोला गया कि एक बड़ा ऐसा होना चाहिए, पीसीसीएफ वाला पद होना चाहिए, सब नीति बनाए, ऐसा करके याद रखना। तो भाई 2001 में क्या बनाए? पहले हम एक नीति बना दिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य की पहली वन नीति कब आई? 2001। इसके तहत क्या बनाया गया? तो वन विकास निगम, ऐसे याद रखा करो। हर्बल स्टेट की घोषणा कब हुई? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने बार पूछा जिसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं, हद कर दिया है। वहाँ साइड में नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं पूछा, इतने बार पूछा जिसका कोई लिमिट नहीं है। हम लोग समय से पूछते आए हैं और हर एक साल 1.5 साल गिव करके इसको पूछता ही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भैया हर्बल स्टेट की घोषणा कब की गई? कब की गई? तो ये पूरा डेट याद होना चाहिए। इसमें गेम खेल देता है, 2001 रहेगा, 4 भी रखेगा, बीच के गायब कर देता है, जुलाई रखेगा, सामने का चेंज कर देगा, इसको पूरा सेम रखेगा। तो बहुत एग्जामिनेशन में दिमाग लगाते हैं, इसलिए एग्जैक्ट होना चाहिए। क्या है भैया? तो आज भी एक बार एकदम कंठस्थ बोलते हैं, रात भर गुनगुनाना। हर्बल स्टेट की घोषणा, छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया? चलो बोलो, पहली बार बोलो, अरे पहली बार बोलो, 4 जुलाई 2001। फिर अब इसके साथ ये मत भूल जाना कि सामने क्या था, भूल गए थे। कौन सा स्टेट? कौन है? हर्बल स्टेट, है ना। मतलब यहाँ पे विविध विविध प्रकार के हर्ब्स जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिन हर्ब्स जड़ी बूटियों का संग्रहण करवाता था सरकार। इसमें छत्तीसगढ़ को क्या बना दिया गया? हर्बल स्टेट बना दिया। क्या बना दिया गया? हर्बल स्टेट, ताकि हम भैया जनजातियों की मदद से क्या हर्ब्स का एकत्र करवाना चालू करेंगे। ठीक है, आओ। तो यार हर्बल स्टेट की घोषणा कब हुई छत्तीसगढ़ में? 4 जुलाई 2001। तो छत्तीसगढ़ को कब हर्बल स्टेट घोषित किया गया? हाँ। होम हर्बल गार्डन 9 है। होम हर्बल गार्डन कितने टोटल? 9। तो कुल कितने होम हर्बल गार्डन है? अब ये मतलब सर मोर होम में भी गार्डन है, वो वाला नहीं बेटा, सरकार का है ना। कितने होम हर्बल गार्डन है?
कितने होम हर्बल गार्डन है? हाँ, नवीनतम होम हर्बल गार्डन कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो न से नवीनतम, न से नया, न से नारायणपुर। तो कितने भैया होम हर्बल गार्डन है? नवीनतम कहाँ पर है? इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर है? बस्तर वन मंडल अंतर्गत लमनी मार्ग पार्क में। कहाँ पे? तो बस्तर वन मंडल में लमनी पार्क। क्या बोलेंगे? बस्तर वन मंडल लमनी पार्क। बोलो। तो इंटरप्रिटेशन सेंटर बस्तर वन मंडल लमनी पार्क। बोलो, फिर से बोलो लमनी पार्क, फिर से बोलो लमनी पार्क, लामनी पार्क, लामनी पार्क, इंटरप्रिटेशन सेंटर। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी, इमली मंडी। तो इमली खाने कहाँ जाना है? सर्वाधिक वन औषधि की कृषि। तो सर्वाधिक वन औषधि की कृषि कहाँ की जाती है? सर्वाधिक वन औषधि की कृषि। जनजातीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्व किसका है? एग्जैक्ट सब लाइन पूछेगा। जनजातीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्व किसका है? महुआ का। हर्बल गार्डन एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर है? तो हर्बल गार्डन, अब देखो इसमें मिक्स कर दिया है, हर्बल गार्डन होम हर्बल गार्डन से हर्बल गार्डन एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ कहाँ है? धमतरी और बस्तर। कहाँ कहाँ है? तो हर्बल गार्डन एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर धमतरी बस्तर। कहाँ है? काजू शोध संस्थान, काजू शोध संस्थान, काजू शोध संस्थान। कत्था संयंत्र केंद्र, कत्था संयंत्र केंद्र, कत्था संयंत्र केंद्र। कत्था किस लकड़ी से प्राप्त करते हैं? खैर। किस लकड़ी से? खैर। किससे? खैर। कौन प्राप्त करवाता है? खैरवार जनजाति। कौन सी जनजाति? खैरवार जनजाति। याद रखिएगा। और इसलिए कत्था संयंत्र केंद्र कहां पे लगाया गया है? अंबिकापुर। याद रखिएगा। सर्वाधिक इमारती लकड़ी की प्राप्ति, सर्वाधिक इमारती लकड़ी की प्राप्ति, सर्वाधिक इमारती लकड़ी की प्राप्ति। वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी प्रधान प्रमुख वन संरक्षक, पीसीसीएफ का इनाम हिंदी में है। क्या है? ऑफ इंग्लिश में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। क्या है? या सो हिंदी में प्रधान प्रमुख वन संरक्षक। क्या है? प्रदेश में सर्वाधिक लाख उत्पादक जिला, सर्वाधिक लाख उत्पादक जिला। वेरी गुड। एक बार फटाफट बोलेंगे ना, एक बार देखो, बिना देखे बोलना। हाँ, आप लोग अपना गेस करना। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा, जोर से बोलना है फटाफट। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली वन नीति, हर्बल स्टेट की घोषणा, होम हर्बल गार्डन कहां पर नया, इंटरप्रिटेशन सेंटर, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी, सर्वाधिक वनौषधि की कृषि, जनजातीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्व, हर्बल गार्डन इंटरप्रिटेशन सेंटर, काजू शोध संस्थान, कत्था संयंत्र केंद्र, सर्वाधिक इमारती लकड़ी, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, इंग्लिश में फुल फॉर्म, प्रदेश में सर्वाधिक लाख उत्पादक जिला। चलो हो गया, इतना पढ़ते खत्म हो जाएगा। कैंपा, कैंपा का फुल फॉर्म क्या है? कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म ही पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म अच्छे से देख लो एक बार। कैंपा का फुल फॉर्म क्या है भैया? कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये किसका फुल फॉर्म है? कैंपा का। किसका है? कैंपा का। ये क्या, कैंपा क्या काम करेगी? फंड का मैनेजमेंट करेगी। किससे जुड़ा हुआ? फॉरेस्टेशन से। फंड का मैनेजमेंट करेगी, फॉरेस्टेशन जुड़ा हुआ, और प्लानिंग अथॉरिटी उससे जुड़ा हुआ प्लानिंग भी करेगी। क्लियर हो गई बातें? तो इसका मतलब देख लीजिए। उद्देश्य इसका है बिगड़े वनों के सुधार, यानी कि वनीकरण करेगा, बिगड़े वनों को सुधारेगा, औषधि पौधों का संरक्षण करेगा। क्लियर हो गई बातें? तो कैंपा का उद्देश्य क्या है? बिगड़े वनों का सुधार, औषधि पौधों का संरक्षण। अगला होता है शामिल वन मंडल। इसमें कौन कौन से वन मंडल शामिल है? तो कुल 7। कितने वन मंडल शामिल है? 7। तो कितने वन मंडल कैंपा के अंदर है? तो 7। कौन कौन? केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, बलरामपुर, सरगुजा। क्या क्या है? क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो हमारा चैप्टर खत्म होता है भैया। कल से हम लोग पढ़ेंगे आपका वन्यजीव संरक्षण। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल ही बता देंगे। ठीक है, उसको भी। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आ जाइए, अंदर भेज दीजिए।